हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे लूमियन के शब्द गूंजे, गियोम बेनेट के ऊपर एक अकथनीय सिहरन छा गई, यहाँ तक कि अपने स्पिरिट बॉडी रूप में भी। वहाँ एक विशाल अर्धपारदर्शी वॉटेक्स खुला जो अपने निचले हिस्से पर एक धुंधली ग्रे फॉग में लिपटा हुआ था। इस धुंध के भीतर एक मध्यम रोशनी वाला गांव दिखाई दिया जो स्पेक्ट्रल आकृतियों से भरा था। इनमें से एक आकृति ने आसमान की ओर देखा और गियोम बेनेट के उस वॉटेक्स के अदम्य खिंचाव के खिलाफ संघर्ष को नोटिस किया। उसका पीला सफेद चेहरा तुरंत उत्साह और कट्टरता से चमक उठा और वह चिल्लाया, ओह मेरे देवता, मेरे भगवान, आप भी यहाँ हैं। जल्दी हमारे साथ जुड़ें, अपने आने में तेजी करें। वह आकृति गियोम बेनेट के भाई पॉन्स बेनेट की थी। पॉन्स बेनेट की असामान्यता को भांपते हुए उस मध्यम गांव में मौजूद आकृतियों ने गियोम बेनेट की ओर ऊपर देखा। उनमें मडोना बेनेट, फिलिप गियोम और अन्य लोग थे जो कभी गियोम बेनेट की प्रेमिकाएं रही थीं। उन्होंने आसमान की ओर अपनी पीली सफेद भुजाएं फैलाईं और खालीपन से मुस्कुराईं। जल्दी हमारे साथ जुड़ें, अपने आने में तेजी करें। इसके तुरंत बाद शेफर्ड पियर बेरी, लूमियन के साथी गियोम बेरी, अज़्मल लिजिया और अन्य लोगों ने अपने प्रार्थना भरे इशारे जोड़ दिए। एक पल में गांव के मध्यम घेरे के भीतर से एक अजीब पीला जंगल उगता हुआ सा प्रतीत हुआ जिसके स्पेक्ट्रल निवासी अपनी हथेलियां पाड्रे की ओर किए हुए थे। गियोम बेनेट का नीचे गिरना तेज हो गया, उसका स्पिरिट बॉडी विखंडित होने के कगार पर था। वॉटेक्स के खिंचाव का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करते हुए उसने इसके प्रभाव का विरोध करने की कोशिश की, जिसका लक्ष्य इसके प्रभुत्व से बचना और लूमियन के गहरे खतरनाक शरीर से भागना था। उसे दूसरे पक्ष के शरीर में रिबर्थ और उसके अनुरूप भाग्य की कोई परवाह नहीं थी। वह ऐसी चीज थी जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। लूमियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे कि वह अपने ही शरीर के भीतर गूंज रहे आतंक और पीड़ा के शोर से तालमेल बिठा रहा हो। वास्तव में रिबर्थ के माध्यम से उसे वश में करना और समनिंग डांस के माध्यम से दूसरों को फुसलाकर जबरन कब्जा करना पूरी तरह से अलग उपचार थे। पहला उसके भाग्य के साथ एक संबंध बनाएगा और उसे बदलने के प्रयास में यह अनिवार्य रूप से सील को ट्रिगर करेगा। इनेविटेबिलिटी द्वारा गियोम बेनेट के गहरे भ्रष्टाचार का मतलब था कि इस सील की शक्ति की गूंज अपरिहार्य थी। हालांकि लूमियन सटीक परिणामों से अनभिज्ञ था, लेकिन उसे अंतर्ज्ञान था कि वे बुरे होंगे। गियोम बेनेट की खुद को छुड़ाने की तीव्र इच्छा को देखते हुए लूमियन ने उसके भागने में बाधा डालने से परहेज करने का विकल्प चुना, स्वेच्छा से किसी भी हस्तक्षेप को छोड़ दिया। अंततः गियोम बेनेट ने अपनी आध्यात्मिकता की एक बड़ी मात्रा खर्च करने के बाद लूमियन के शरीर से भागने के लिए संघर्ष किया। एक गहरे सुनहरे चमक ने उसकी छाती को पार किया, जो फ्रैंकर की मुट्ठी में दबे हथेली के आकार के शीशे के भीतर गियोम बेनेट के उभरने का संकेत था। फ्रैंकर की हथेली में एक बेदाग पाला जम गया, जिसे उसने शीशे की सतह पर फैला दिया। तुरंत गियोम बेनेट का रूप बर्फ की एक परत के भीतर समा गया, जो शीशे की सीमाओं के भीतर फंस गया था। साथ ही फ्रैंक ने काली लपटों को बुलाया, जिसने बर्फ के घेरे को ढक लिया। हालांकि बर्फ अपने आप में एक स्पिरिट बॉडी के शीशे से भागने को रोकने के लिए अपर्याप्त थी, लेकिन ढकने वाली काली लपटों में वह क्षमता थी। यदि गियोम बेनेट ने बर्फ की सुरक्षा से बाहर निकलने का साहस किया तो लपटें उसे निगलने के लिए तैयार थीं। गियोम बेनेट के स्पिरिट बॉडी को सुरक्षित रूप से सील करने के बाद फ्रैंकर ने लूमियन की ओर देखा, जिसने कागज की गेंदों को हटा दिया था, और निर्देश दिया, हमारे बाहर निकलने के बाद उसकी आत्मा का आह्वान करना। तुम्हारी लपटें और एनेस्थेटिक गैस हर जगह हैं। अपने शरीर और खर्च के साथ बिना मिरर सब्स्टिट्यूशन के और 2 या 3 मिनट तक टिके रहना कोई अनुचित चुनौती नहीं थी। फिर भी उसने महसूस किया कि लूमियन अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। एक सिर हिलाकर फ्रैंकर के निर्देश की पुष्टि करते हुए लूमियन तेजी से मुड़ा और बॉटल ऑफ फिक्शन के निकास की ओर बढ़ा। गियोम बेनेट की मृत्यु के परिणामस्वरूप छिपा हुआ जाल स्वाभाविक रूप से हट गया था। बलिदान हॉल में लौटने के बाद लूमियन ने तुरंत नियस फेस को हटा दिया और फ्रैंकर के नकाबपोश चेहरे और काले लबादों से अपने मूल रूप में वापस आ गया। उसके ऊपरी शरीर पर झुलसने के निशान थे, फिर भी पायरमेनियाक पोषण के प्रारंभिक पाचन के बाद उसके कुशल प्रबंधन के कारण उसकी पतलून बेदाग रही। ये दृष्टिकोण दर्द पैदा करने, दिमागी गतिविधि को उत्तेजित करने और उसकी इंद्रियों को जगाने के लिए उसके पूरे रूप को जलाने की आवश्यकता नहीं रखता था। स्थानीय रूप से झुलसना पर्याप्त साबित हुआ। उसके कुछ हद तक अपरंपरागत रूप को देखते हुए फ्रैंकर ने चिंता और मनोरंजन के बीच झूलते हुए चिढ़ाने के अंदाज में कहा, क्या तुम्हें मसोखिज्म का शौक है? तुम हर बार युद्ध में शामिल होने पर इस अग्नि परीक्षा से गुजरते हो। लूमियन ने फ्रैंकर की मुट्ठी में जलते हुए शीशे की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और लापरवाही से जवाब दिया, हंटर्स ऐसे ही होते हैं। अगर मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर लेती तो मैं खुद को धोखा दे रही होती। आखिर मैं एक इंस्टिगेटर हूँ। फ्रैंकर पहले भी पायरमेनियाक झड़पों की गवाह रही थी। उनकी बातचीत को देखकर जैना ने निष्कर्ष निकाला कि उनका दुश्मन फंस गया है और स्थिति का समाधान हो गया है। इस प्रकार वह परछाइयों के अंधेरे से बाहर निकली।
फ्रैंकर ने उसे एक मुस्कान दी और फिर अपना ध्यान वापस लूमियन की ओर लगाया और कहा, एक पल रुकें। घबराएं नहीं, गियोम बेनेट अभी पूरी तरह मरा नहीं है। एक बार जब रीबर्थ का प्रभाव कम हो जाएगा तो वह हाल ही में समाप्त हुई आत्मा में बदल जाएगा, उसकी क्षमताएं भटक जाएंगी। उस मोड़ पर उसकी आत्मा का आह्वान करना कम खतरनाक साबित होगा और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह झूठ न बोले। लूमियन ने डिसेंसी ब्रोच की प्रभावकारिता की शेष अवधि की गणना की और टिप्पणी की, चलो यही इंतजार करते हैं। बून से प्राप्त रहस्यमयी ज्ञान का लाभ उठाते हुए उसने महसूस किया कि रीबर्थ का प्रभाव केवल 2 मिनट तक रहता है, इसका अंत निकट था। स्पिरिट चैनलिंग के लिए अधिक सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने वर्तमान स्थान को छोड़ने के लिए एक और छिपे हुए स्थान की पहचान करने की आवश्यकता होगी, जिससे लूमियन को स्पिरिट चैनलिंग से पहले प्रतिकर्षण के एक अतिरिक्त घंटे का सामना करना पड़ेगा। स्पिरिट चैनलिंग के लिए इष्टतम समय सीमा बाद में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा लूमियन और अधिक देरी करने के प्रति अनिच्छुक था। वेदी की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने शीशे को कांटों से बने पिच ब्लैक रिंग सिंबल पर रख दिया, जिससे घेरे हुए काली लपटें बनी रहीं। इससे लूमियन के अवलोकन में सुविधा हुई। काली लपटों और बर्फ के दोहरेपन के नीचे फंसे गियोम बेनेट के पीले और राख जैसे चेहरे पर टकटकी लगाए हुए लूमियन के होठों पर धीरे धीरे शानदार संतुष्टि की मुस्कान उभरी। उसने कहा, तुम वाकई मूर्ख हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्टील बॉडी सक्रिय होने के बाद हमला करने से बचता और पीछे हट जाता और दुश्मन की अपरिहार्य थकान का इंतजार करता। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी आध्यात्मिकता सुरक्षा सीमा से नीचे गिर गई है, जिससे स्पिरिट वर्ल्ड का पारगमन या यहाँ तक कि स्पेल ऑफ हैरम्फ का उपयोग करना असंभव हो गया है। मैं मुश्किल से आग जलाने, अपना चेहरा बदलने और ब्रोच का उपयोग करने में सक्षम हूँ। यदि तुमने समय बिताया होता तो मैं अपनी सीमा के करीब होता और मौके पर ही बेहोश हो जाता। मैंने जल्दबाजी में काम किया और अंत में अपेक्षाकृत धीमी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ मैं और अधिक आध्यात्मिकता खर्च नहीं करना चाहता था और उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों के लिए बचाना चाहता था। दूसरी ओर मिरर सब्स्टिट्यूशन ने फ्रैंकर की आध्यात्मिकता का उपभोग किया। दूसरी ओर, हे ये तुम्हारे लिए एक जाल था। क्या तुम्हें जलता हुआ फूल याद है? ब्राइब को पूरा करने के लिए इस उपहार के बिना फ्रैंकर का श्राप तुम्हें एक सीक्वेंस 5 को मारने में सक्षम नहीं होता। स्पेल ऑफ हैरम्फ शब्द सुनने और लूमियन द्वारा लगातार 2 नकली गियोम बेनेट्स को नॉकआउट करने की हरकतों को याद करने पर फ्रैंकर की पलकें सदमे और भ्रम में झपकने लगीं। जेना ने लूमियन की ओर देखा, जो शीशे में स्पिरिट बॉडी का मजाक उड़ा रहा था, और थोड़ी चिंता के साथ फ्रैंकर को खींचा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमें उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरत नहीं है। फ्रैंकर ने अपना सिर हिलाया और खुद लूमियन से दूर जाने की पहल की, जिससे उसे अपनी भड़ास निकालने के लिए निजी जगह मिल गई। जेना ने रूखेपन से स्वीकार किया और फ्रैंकर के पीछे बलिदान हॉल के किनारे की ओर चली गई, शीशे में प्रतिबिंबित पीले, पीला, सफेद और राख के रंगों वाले चेहरे पर एक लंबी नजर डाली। गियोम बेनेट से शत्रुता, आतंक और अंततः निराशा का मिश्रण निकल रहा था। डिल ब्रॉथल, 6ठी मंजिल। एक दूर की बालकनी पर एल्बस ने खुद को एक विवेकपूर्ण कोने में रखा, उसकी छिपी हुई निगाहें रूम 602 पर अटूट रूप से टिकी हुई थीं। एक बार जब लूमियन और उसके साथी स्पष्ट रूप से टेलीपोर्ट हो गए तो एल्बस अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। सोचने की बात है कि एकमात्र सीक्वेंस 7 व्यक्ति एक ऐसा आर्टिफैक्ट रखता है जो स्पिरिट वर्ल्ड के पारगमन को सक्षम बनाता है। रेड बूट्स के साथ उसका संबंध सरल नहीं है। चाहे गार्डनर मार्टिन इस बारे में जानता हो या अंधेरे में रहे, मुझे आश्चर्य है। जैसे ही उसने बुदबुदाया, एल्बस की मुस्कान में अस्पष्टता और चंचल साजिश का संकेत था। 50 रू विंसेंट, भूमिगत बलिदान हॉल। लूमियन का लगातार मजाक तब तक चलता रहा जब तक कि रीबर्थ का प्रभाव धीरे धीरे कम नहीं हो गया। गियोम बेनेट की आंखों में एक अंधेरा छा गया। इस बीच फ्रैंकर ने बीत चुके समय की ध्यानपूर्वक गणना करते हुए खुद को वेदी के पास खड़ा किया और आध्यात्मिकता की एक दीवार खड़ी की, जिससे वह आगामी प्रयास के लिए तैयार हो गई। सही समय आने पर उसने धीरे से मंत्रोच्चार किया और अपने स्वयं के बनाए मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल में लग गई। फिर भी जैसे ही सफलता आसन दिखाई दी, लूमियन ने एक बार फिर डिसेंसी ब्रोच के डिस्टॉर्शन को बुलाया, जिससे मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल की पूछताछ उसकी ओर मुड़ गई। एक ही प्रयास में सफलता की अंतिम कोशिश में उसने नियस फेस का भी आह्वान किया और एक बार फिर फ्रैंकर में बदल गया। लगभग तुरंत शीशे की सतह धुंधली हो गई, जिससे गियोम बेनेट का पीला चेहरा थोड़ा धुंधला हो गया। नियस फेस को बनाए रखने की उसकी क्षमता समाप्त होने के साथ लूमियन अपने मूल रूप में लौट आया और अपना ध्यान वापस गियोम बेनेट पर केंद्रित किया। तुम्हें इनेविटेबिलिटी में विश्वास करने के लिए किसने प्रेरित किया? हालांकि फ्रैंकर में जिज्ञासा थी, लेकिन वह लूमियन द्वारा वर्जित विषयों को उठाने के परिणामों के प्रति सचेत थी, जिससे उसके भ्रष्टाचार को खतरा हो सकता था। इसके बाद उसने आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया और खुद को वेदी से दूर कर लिया। गियोम बेनेट ने कुछ हद तक स्तब्ध अवस्था में उत्तर दिया, वह और ली थी।
ये पता चलने पर कि एक शापित देवता का विश्वास फैल रहा है, उसने गुप्त रूप से मुझसे संपर्क किया और पुष्टि की कि मैं बिशप से प्रार्थना किए बिना सुपर पावर का उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे भविष्य में देवत्व प्राप्त करने की संभावना का आश्वासन दिया गया था, संभावित रूप से एक सेंट के पद तक पहुंचने और इस प्रकार शाश्वत जीवन सुरक्षित करने के लिए। उस समय मैं संशय में था, फिर भी मेरी जिज्ञासा ने मुझे निर्णय को रोकने के लिए मजबूर किया। समय के साथ, हालांकि, मैंने उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखा और मेरी शंकाएं धीरे धीरे कम हो गईं। थोड़ी शांति के बाद लूमियन ने पूछा, उसकी नीली निगाहें तीव्र थीं, और अर्ली को इनएविटेबिलिटी अपनाने के लिए किसने प्रभावित किया? मुझे नहीं पता। गियोम बेनेट की घबराहट साफ झलक रही थी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद लूमियन ने अपनी पूछताछ जारी रखी, और अर्ली ने तुम पर क्या गहरा प्रभाव छोड़ा? गियोम बेनेट का चेहरा बदल गया, यादों के साथ आशंका भी झलक रही थी। उसने कहा था कि वह और अर्ली नहीं थी। उसने कहा कि वह और अर्ली नहीं थी। लूमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसके विचार अपने रास्ते में ही ठिठक गए हों। वास्तव में वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि ऑरली उसकी बहन का असली नाम नहीं था। सीमावर्ती गांव में जानबूझकर बसने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः अपनी सच्ची पहचान का उपयोग नहीं करेगा। फिर भी लगभग 6 साल साथ रहने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी बहन ने ऑरली नाम को अपना लिया था। उसने उसकी उपस्थिति में कभी भी अपनी मूल पहचान या अपने पिछले जीवन के बारे में बात नहीं की। इसके अलावा उसके पास मौजूद जाली पहचान दस्तावेज तेजी से वास्तविक लग रहे थे। जब वह सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई तो उनकी प्रामाणिकता निर्विवाद थी। उसने अचानक ऐसा क्यों कहा होगा? और यह इनएविटेबिलिटी के रूप में जाने जाने वाले रहस्यमय अस्तित्व में उसके अकथनीय विश्वास से कैसे जुड़ा था? लूमियन के सिर में एक तेज दर्द हुआ जिसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। व्याकुलता से उसने पूछा, क्या उसने बताया कि वह कौन थी? शीशे जैसी सतह पर, जो अब काली लपटों और पाले से ढकी नहीं थी, पीला और नीले रंग की आभा वाला गियोम बेनेट एक स्तब्ध भाव के साथ बोला, उसने रॉश लुई सांसों होने का दावा किया था। मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। लूमियन ने अपनी बाहें सिकुड़ी और आगे जांच की। क्या उसने इस पहचान के बारे में कुछ और बताया? गियोम बेनेट ने अपना सिर हिलाया। और कुछ नहीं। लूमियन ने अपना बायां हाथ अपनी कनपटी पर दबाया। एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद उसने आगे पूछा, क्या रॉश लुई सांसों इनविटेबिलिटी एंजल के आगमन के बदले में कॉडू की बलि देने की साजिश में शामिल थी? गियोम बेनेट खुद से जूझता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंततः स्पिरिट चैनलिंग के प्रभाव में जुट गया। उसका उत्तर स्पष्ट और बिना किसी मिलावट के आया, नहीं, यह मेरी हरकत थी। मैं तेजी से देवत्व प्राप्त करने, एक सेंट के रूप में आरोहण करने की इच्छा से प्रेरित था। और ली ने शुरू में मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेरी योजना का विरोध किया। वह निर्णायक थी। अंततः मैंने उससे अपने इरादों को छिपाने का फैसला किया और गुप्त तैयारियां की। बाद में वह हमारे प्रयासों का मौन समर्थन करती हुई दिखाई दी, महत्वपूर्ण मोड़ों के दौरान सहायता की पेशकश की। हालांकि कभी कभी उसने विरोध किया और विनाश के कार्यों में शामिल हुई, फिर भी वह जल्दी ही मान जाती थी। और जिसका तुम चित्रण करते हो लगभग सिजोफ्रेनिक लगती है। लूमियन ने खुद को और की छवि से चिपका हुआ पाया, फिर भी वह अपनी बहन के मुंह से निकलते हुए छिपकली जैसे पारभासी एल्फ की याद से नहीं बच सका। उसे उसकी छिटपुट जागृति, अपनी दुर्दशा से बचने पर उनकी चर्चाएं याद आईं। लेकिन स्पष्टता के उन क्षणों में भी और का व्यवहार शायद ही सामान्य था। उसने अपनी कठिन परीक्षा से बाहर निकलने के सबसे सीधे समाधान, त्वरित सहायता के लिए हेले के संदेशवाहक को बुलाने के विकल्प को भी नजरअंदाज कर दिया। लूमियन ने बातचीत को बदलते हुए पूछा, और ने कॉडू में इनएविटेबिलिटी के विश्वास का प्रचार करना कब शुरू किया? गियोम बेनेट पहले से भी अधिक उलझन में दिखाई दिया। मेरी शुरुआती जांच पिछले साल मई या जून के आसपास की ओर इशारा करती थी। उसके बाद उसने मुझसे गुप्त मुलाकात की। मेरे संदेह के अनुरूप लगता है और को भ्रष्ट करने के लिए उस समय कुछ हुआ होगा। यदि वह इनएविटेबिलिटी की मूल विश्वासी होती तो वह धर्मप्रचार शुरू करने से पहले 5 या 6 साल इंतजार नहीं करती। लूमियन के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, जिसे उसने जल्दी से दबा दिया। क्या तुमने कभी कॉडू में पारभासी छिपकली जैसे जीवों को देखा है? नहीं, गियोम बेनेट ने सच्चाई से जवाब दिया। क्या तुम्हें कॉडू में सफर के रूप में जानी जाने वाली किसी आकृति के बारे में कोई जानकारी है? लूमियन ने आगे पूछताछ की। गियोम बेनेट चकित दिखाई दिया। मुझे नहीं पता। नहीं। लूमियन के चेहरे की मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से फड़क उठीं। क्या तुमने और के आसपास उल्लू देखा है? नहीं। गियोम बेनेट ने फिर से नकारा। लूमियन ने कॉडू आपदा के बारे में पूछताछ करना जारी रखा, फिर भी दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं थे। अंत में उसने जांच की, क्या रॉश लुई सांसों से जुड़ा कोई गुप्त संगठन या विधर्मी चच है? गियोम बेनेट, उसका पीला चेहरा तेजी से धुंधला होता जा रहा था। आखिरकार उसने सिर हिलाया। हाँ, इसे सिनर्स कहा जाता है। अब मैं सिनर्स के आर्चबिशप्स में से एक का पद संभाल रहा हूँ।
सिनर्स, वह विधर्मी चर्च जो इनेविटेबिलिटी में विश्वास करता है। लूमियन की जिज्ञासा और बढ़ गई जब उसने आगे जांच की। सिनर्स का नेतृत्व कौन करता है और आपके लिए मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? मैं नेता की पहचान के बारे में अनिश्चित हूं, लेकिन वह सभी पापियों में से एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास देवत्व है। गियोम बेनेट की खोखली आवाज ने एक भयानक स्वर के साथ जवाब दिया। मेरे संपर्क के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बूवार्ड पॉन्टपेरो है। देवत्व रखने वाला एकमात्र व्यक्ति, क्या यह मेरे बीच छिपा हुआ सफरा हो सकता है? लूमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा जब उसने अपनी पूछताछ जारी रखी। मैं बूवार्ड पॉन्टपेरो से कैसे संपर्क स्थापित कर सकता हूँ? ये व्यर्थ है, गियोम बेनेट की अलौकिक आवाज ने उत्तर दिया, जिसमें एक खोखलापन था। मेरी मृत्यु पर वह भाग्य में बदलाव को महसूस करेगा और समय से पहले सभी निशानों को मिटा देगा। ट्रांसफिग्यूरेशन एक समझौते के माध्यम से दी गई क्षमताओं में से एक है। वह कुछ भी बन सकता है, लेकिन वह खुद नहीं है। कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन अपनी पहचान की कीमत पर। ट्रांसफिग्यूरेशन के लंबे समय तक उपयोग ने उसे पूरी तरह से पागलपन की ओर धकेल दिया होगा। शायद मैं पागलखाने का दौरा कर सकता हूं और इसी तरह की संज्ञानात्मक कमियों वाले किसी भी मरीज की तलाश कर सकता हूं। मुझे आगे कंट्रैक्ट क्षमताओं को प्राप्त करने में सावधान रहना चाहिए। यदि केवल 3 या 4 नकारात्मक प्रभाव हैं, तो वह प्रबंधनीय है। हालांकि यदि सूची व्यापक हो जाती है, तो यह न केवल मुसीबत को न्योता देती है, बल्कि दुश्मनों को शोषण योग्य अवसर भी प्रदान करती है। यदि पाड्रे का सामना ब्लिस सोसाइटी के किसी सदस्य या मदर ट्री ऑफ डिजायर के किसी बस्टोर्ड से हुआ होता, तो वह निस्संदेह आसानी से शिकार बन जाता। लूमियन ने वेदी के शीशे की ओर देखा और एक और प्रश्न पूछा। सिनर संगठन ने तुम्हें काटिए दिल प्रिंसेस रूज क्यों भेजा? गियोम बेनेट का धुंधला चेहरा उत्साही कट्टरता से चमक उठा। यह मेरी इच्छाओं को पूरा करता है और साथ ही विश्वासियों के लिए भर्ती के मैदान के रूप में कार्य करता है। ये सब आगामी भव्य अनुष्ठान की तैयारी में है। केवल अपने भगवान को इस क्षेत्र पर कदम रखने की अनुमति देकर ही हमारे जैसे पापी मोक्ष और बपतिस्मा की तलाश कर सकते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व निर्धारित भाग्य से बच सकते हैं। क्या सिनर्स संगठन ने आपको वित्तीय सहायता प्रदान की, या आपने स्वतंत्र रूप से धन एकत्र किया? लूमियन का उद्देश्य संभावित सुरागों के लिए पैसे की उत्पत्ति का पता लगाना था। गियोम बेनेट ने अपना सिर हिलाया। यह और लीक नहीं, रॉश लुईस सांसों का एक अज्ञात जमा धन है। कुल राशि 100,000 वर्ल्ड और है। धिक्कार है, तुम नीच। लूमियन ने गाली दी। हालांकि उसने इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन यह एहसास कि पाड्रे एक वेश्या का समर्थन करने और पाखंडियों की भर्ती के लिए एक भव्य जीवन शैली को बनाए रखने के लिए और की कमाई का उपयोग कर रहा था, उसने लूमियन के भीतर एक सुलगता हुआ गुस्सा भर दिया। अपनी भावनाओं को दबाते हुए लूमियन ने तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी और कहा, क्या सिनर संगठन ने तुम्हें बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान नहीं की? क्या तुमने कभी पोषण का सेवन नहीं किया? अन्यथा पाड्रे और भी दुर्जय और निपटने में कठिन होता। सियर, मॉन्स्टर, अप्रेंटिस और मरॉडर पाथवेज की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके साथ इनेविटेबिलिटी के बस्टोर्ड संगत हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं उनकी तलाश कर रहा हूं। उन अनुबंधित प्राणियों के मुझ पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए अन्य पाथवेज से पोषन्स पीना निस्संदेह मौके पर ही नियंत्रण खोने का कारण बनेगा। भाग्यवश मेरे वर्तमान नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम और कमजोर बने हुए हैं। यदि वे अधिक शक्तिशाली होते तो ये भविष्य में हंटर पाथवे पोषन्स को निगलने की मेरी क्षमता को खतरे में डाल सकता था। लूमियन की आध्यात्मिकता कम हो रही थी, इसलिए उसने अंतिम पूछताछ करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाया। इनेविटेबिलिटी पाथवे के सीक्वेंस 6 से 0 क्या हैं? गियोम बेनेट की आवाज और भी खोखली हो गई। सीक्वेंस 6 असेटिक है, सीक्वेंस 5 फेट अप्रोप्रिएटर है, सीक्वेंस 4 सर्कल इनहैबिटेंट है और सीक्वेंस 3 सफरर है। उसके आगे मैं अनजान हूं। असेटिक, यह एक आर्म्स मॉन्क की उन्नति के समान प्रतीत होता है। टर्मी बरोज ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? सही है, एक पीड़ित के रूप में उससे भविष्य में असेटिक बून निकाले जाने की संभावना है। उसके लिए संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से बचना स्वाभाविक है। यदि वह पूरी तरह से भावशून्य और उत्तर देने के लिए बहुत इच्छुक रहता, तो मैं सतर्क हो जाता और किसी जाल का संदेह करता। लूमियन की निगाहें थोड़ी ऊपर उठी, उसका चेहरा अनैच्छिक रूप से विकृत हो गया। एक एसेटिक के पास क्या क्षमताएं होती हैं? गियोम बेनेट की आवाज तैरती हुई आई और उसने जवाब दिया, एक एसेटिक को सहनशक्ति, संचय और विस्फोट द्वारा परिभाषित किया जाता है। शरीर के भीतर अपनी सामान्य शक्ति जमा करने के बाद इसे युद्ध के दौरान क्षण भर के लिए मुक्त किया जा सकता है, जिससे एसेटिक एक जायंट के समान बन जाता है। अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं को संचित करने से कुछ विशेष अनुष्ठानों को सरल बनाने की अनुमति मिलती है, जिससे वे युद्ध में लागू होते हैं। एक जायंट के समान एक क्षणिक विस्फोट। लूमियन ने शेफर्ड पियर बेरी और अन्वेषक रायन के बीच टकराव को याद किया, साथ ही उस धात्विक जायंट को भी जिसमें पाड्रे बदल गया था।
यदि धातु में बदले हुए गियोम बेनेट ने स्पेल ऑफ हैरम्फ के प्रति अत्यधिक सावधानी नहीं बरती होती और फ्रैंक के साइकिक पियर्सिंग को विफल करते हुए लगातार सुरक्षित दूरी बनाए रखने और तेजी से स्थिति बदलने के बजाय करीब से मुकाबला करने से परहेज नहीं किया होता, तो स्टील बॉडी को एसेटिक के साथ मिलाकर पाड्रे संभवतः लुमियन को मात दे सकता था, जिसे अपनी आध्यात्मिकता का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसने सरलीकृत अनुष्ठान के गियोम बेनेट द्वारा पहले साझा किए गए विवरणों की पुष्टि की। अनुष्ठानिक संचय के माध्यम से एक व्यक्ति को भेड़ की खाल में लपेटकर और मंत्रोच्चार करके उन्हें भेड़ में बदला जा सकता था। एक बोझिल और जटिल समारोह अनावश्यक था। जैसे ही लुमियन एक सफरर की क्षमताओं के बारे में पूछने ही वाला था, उसके सिर में एक तीव्र दर्द उठा, जिससे वह आगे बढ़ने से रुक गया। निराशा की एक टीस उठी, हालांकि इसे वह स्वीकार कर सकता था। यदि फ्रैंकर ने मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल नहीं बनाया होता, तो लुमियन अपनी पूछताछ के माध्यम से इतनी प्रचुर मात्रा में उत्तर एकत्र नहीं कर पाता। लुमियन ने अपने स्पिरिट विजन का उपयोग किया और स्पिरिट चैनलिंग को समाप्त किया। उसने गहरी सांसें ली जब गियोम बेनेट की आत्मा शीशे से बाहर निकली। शांत होने के बाद लुमियन ने अचानक अपनी दाहिनी हथेली फैला दी और पाड्रे के स्पिरिट बॉडी को पकड़ लिया। हालांकि उसकी पकड़ अमूर्त इकाई को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लुमियन की हथेली से लाल लपटें फूट पड़ीं, जिससे गियोम बेनेट की पहले से ही नाजुक आत्मा जलने लगी। दोपहर के सूरज से भी तेज जलती लपटों के बीच लुमियन ने उस आकृति को सहजता से तड़पते हुए देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी हुई थीं। लुमियन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आए और उसने घोषणा की, प्रेज द सन। क्षण भर के लिए स्तब्ध गियोम बेनेट का रूप लपटों के भीतर तेजी से विखंडित हो गया। लपटों के भीतर तड़पती और विलाप करती स्पिरिट बॉडी को देखते हुए लुमियन की मुस्कान धीरे धीरे नर्म हो गई। यह उन तरीकों में से एक था जिससे पाड्रे की मृत्यु हुई, जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। निश्चित रूप से जब उसने शुरू में अबिस डेमन फ्लावर्स को जलाया था, बॉटल ऑफ फिक्शन के भीतर परित्यक्त खदान को आग के नरक में बदल दिया था, तो उसने गियोम बेनेट के सीधे भस्म होने का अनुमान नहीं लगाया था। उस क्षण के दौरान उसने अपनी युद्ध प्रवृत्तियों और अनुभवी अनुभव पर भरोसा किया था, ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जो उसकी ताकत के पक्ष में हो और उसके सबसे कमजोर बिंदुओं को कम करे। पाड्रे द्वारा अबिस डेमन फ्लावर्स को बुलाने ने एक अवसर प्रदान किया था। अबिस डेमन फ्लावर्स के जलने से उत्पन्न एनेस्थेटिक गैस उसका इरादा नहीं था। उसका लक्ष्य एक नारकीय नरक के भीतर लड़ना था। उस अवधि के दौरान उसकी शेष आध्यात्मिकता दुर्लभ थी। बहरहाल, एक पायरमेनियाक की लपटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता एक फेट अप्रोप्रिएटर की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। इसके अलावा ये प्रतिरोध एक शारीरिक गुण था जिसने उसकी आध्यात्मिकता को खत्म नहीं किया। जैसे ही बॉटल ऑफ फिक्शन एक जलते हुए नरक में बदल गया, यहाँ तक कि हवा भी श्वासनली और फेफड़ों को झुलसा सकती थी। लुमियन का मानना था कि वह अंततः जीत जाएगा। वह गियोम बेनेट से अधिक समय तक टिक सकता था, जब तक कि ईंधन की कमी के कारण लपटें खुद ही बुझ न जाएं। इनेविटेबिलिटी पाथवे की उसकी समझ के साथ और सीक्वेंस 6 बियॉन्डर्स के लिए अप्रत्याशित विचलन की अनुपस्थिति में गियोम बेनेट का संविधान केवल एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत था। उसकी ताकत उसकी लचीलापन और सहनशीलता में थी, न कि अग्नि प्रतिरोध में। कॉडू टकरावों के दौरान लुमियन के अवलोकनों ने इस बात की पुष्टि की थी। गियोम बेनेट और पियर बेरी दोनों वे व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से सीक्वेंस 7 से आगे बढ़ चुके थे, उन्होंने उल्लेखनीय युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, हालांकि उनमें आनुपातिक रक्षात्मक गुणों की कमी थी। लुमियन ने पाड्रे द्वारा स्टील बॉडी क्षमता के अनुबंध का अनुमान नहीं लगाया था। इस क्षमता के फायदे और नुकसान थे। एक तरफ इसने एक नारकीय नरक के लिए लुमियन की प्रारंभिक योजना को विफल कर दिया। दूसरी ओर इसने पाड्रे की अपनी क्षमताओं को कम कर दिया, जिससे लुमियन को अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और बॉटल ऑफ फिक्शन के प्रवेश द्वार को खोलने का अवसर मिला। यह उसके सहयोगी को लड़ाई में शामिल होने और सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा। लुमियन ने बाद में अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए गियोम बेनेट के दृढ़ संकल्प का फायदा उठाया और पहले फ्रैंक से निपटा। फिर उसने तात्कालिक रूप से एक घातक जाल तैयार किया। जलती हुई हवा की कड़कड़ाहट के बीच गियोम बेनेट की विलाप करती स्पिरिट बॉडी तेजी से विखंडित हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कार्य पूरा होने के साथ लुमियन मुड़ा, फ्रैंक और जेना को सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने काम पूरा कर लिया है। अगले ही क्षण वह वेदी की ओर लड़खड़ाया और गाय, भेड़ और कुत्ते की खालें उठा लीं। ये वस्तुएं पूरी थीं, करीब से निरीक्षण करने पर एक भयावह आभा छोड़ रही थीं। ये विशेष खालें थीं जिन्हें एनिमल क्रिएशन स्पेल अनुष्ठान के पहले आधे हिस्से के माध्यम से एकत्र किया गया था, संचय के लिए एसेटिक शक्तियों का लाभ उठाकर। संबंधित मंत्रोच्चार को समझने और इन खालों के साथ व्यक्तियों और स्वयं को ढकने पर एनिमल क्रिएशन स्पेल को सीधे निष्पादित किया जा सकता था। हालांकि लुमियन ने अभी तक पशु निर्माण या इसके निरस्तीकरण के लिए पूर्व निर्धारित मंत्रोच्चार को डिकोड नहीं किया था, इन बाधाओं को समय के साथ दूर किया जा सकता था। वह, उदाहरण के लिए, पालीना, पाड्रे के नौकर और अन्य लोगों को हिरासत में ले सकता था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके पास ऐसा ज्ञान है या नहीं।
वैकल्पिक रूप से वह मंत्रोच्चार को डिकोड करने के लिए मरॉडर पाथवे के एक क्रिप्टोलॉजिस्ट को नियुक्त कर सकता था। वह परीक्षण और त्रुटि का सहारा भी ले सकता था, इनएविटेबिलिटी डोमेन के अपने ज्ञान और गियोम बेनेट के व्यक्तित्व की अपनी समझ को लागू करते हुए। अंत में वह सफलता पर किसी भी स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए अटकलबाजी का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार ये 2 भेड़ की खालें, एक गाय की खाल और 2 कुत्ते की खालें काफी मूल्यवान थीं। बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर वे अद्वितीय प्रभाव डाल सकती थीं। गियोम बेनेट ने पहले एक विशाल भूरे बालों वाले कुत्ते का रूप धारण करके लूमियन को लगभग धोखा दे दिया था, जिससे उसने रू विंसेंट से भागने और उनके भाग्यशाली मिलन को तोड़ने का प्रयास किया था। हालांकि इनएविटेबिलिटी के वरदान में उसकी कट्टरता और उसके अनुबंध के कारण उसके लालच ने तर्क को ओवरराइड कर दिया था। इसके कारण वह शिकार से शिकारी बन गया और उसने विपरीत क्रम में एक जाल बिछाया। जब लूमियन का शरीर ऐसे डगमगाने लगा जैसे कि उसने अपना संतुलन खो दिया हो, फ्रैंकर और जेना ने उसका साथ दिया। प्रत्येक ने गाय, भेड़ और कुत्ते की खाल का एक हिस्सा उठाने में उसकी मदद की। उसी क्षण बॉटल ऑफ फिक्शन हिल गई। गियोम बेनेट के सुदृढ़ीकरण से वंचित और कुछ समय के लिए नारकीय आग के संपर्क में रहने के कारण यह अंततः बर्फ की तरह टूट गई। इसके टुकड़े शून्य में गिर गए। परित्यक्त गुफा जो इसके घेरे में थी, गुप्त दरवाजे के माध्यम से लूमियन और उसके साथियों के सामने प्रकट हो गई। सभी अबिस डेमन फ्लावर्स राख हो गए थे और जमीन पर बिखरे हुए थे। लपटों ने अपने ज्वलनशील पदार्थों को समाप्त कर दिया था और लूमियन की आध्यात्मिकता के अभाव में अधिकांश अंगारों में बदल गई थीं। केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही एक लाल रंग की चमक बनी हुई थी जो लगातार कम हो रही थी। लूमियन ने फ्रैंकर की ओर देखा और कहा, मैं अंडरग्राउंड ट्रियर के माध्यम से रू देस ब्लाउजस ब्लांचेस की ओर वापस जाऊंगा। जब तुम सतह पर जाओ तो अर्थ ब्लड ओर को अपने साथ ले जाना। एक बार डिसेंसी ब्रोच हटा दिए जाने के बाद लूमियन का उसके आसपास के लोगों द्वारा तिरस्कृत होना अपरिहार्य होगा। यदि वह अपने कदमों को पीछे हटाता है तो उसके साथ कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वैकल्पिक रूप से यदि उसने इसे नहीं हटाया तो 2 से 3 मिनट के भीतर एक अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा जो पास के आधिकारिक बियॉन्डर्स या छिपे हुए गुटों का ध्यान आकर्षित करेगा। अर्थ ब्लड ओर को भूमिगत ले जाने में शामिल संभावित जटिलताओं को देखते हुए और जेना को इसे प्राप्त करने पर होने वाली संभावित कठिनाइयों को देखते हुए फ्रैंकर ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए सिर हिलाया और जेना की ओर मुड़ी। सील के पीछे जाओ, वह अपनी सीमा पर है। वह शायद एक कुत्ते के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर यह वही कुत्ता है जो पहले था तो मैं उसे हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, लूमियन ने बुदबुदाया। चून की परित्यक्त खदान के दूसरी ओर का निकास अबाधित रहा। एक ठंडी हवा बलिदान हॉल में चली गई जिससे बॉटल ऑफ फिक्शन के विखंडन के साथ एनेस्थेटिक गैस बिखर गई। लूमियन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और गियोम बेनेट के जले हुए अवशेषों के पास पहुंचा। उसने शरीर को लात मारी और उसे पलट दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि भीतर कुछ भी छिपा नहीं था। लूमियन ने लोहे के ग्रे रंग के सैन्य अल्कोहल फ्लास्क को उठाया और परित्यक्त खदान के निकास की ओर बढ़ा। वहां उसने एक भूरे बालों वाले कुत्ते की खाल देखी जिसमें अब कोई भयावह आभा नहीं थी। यह विशेष क्षेत्र जलने से बच गया था जिससे कुत्ते की खाल बरकरार रही। फिर भी एनिमल क्रिएशन स्पेल अनुष्ठान को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया अनिवार्य थी। केवल एक असेटिक की क्षमता के अनुप्रयोग के माध्यम से ही यह एक बियॉन्ड आइटम के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकती थी। परित्यक्त खदान के निकास के आगे 2 वस्तुएं चट्टानी दीवार के सहारे टिकी हुई थीं। एक में मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन थी जबकि दूसरी गहरे हरे रंग का कैनवास बैकपैक था जिसे साहसी और भाड़े के सैनिक पसंद करते थे। लूमियन ने बैकपैक उठाया और उसे आश्चर्यजनक रूप से भारी पाया। यह उठाने के लिए लगभग बहुत भारी था। उत्सुकतावश फ्रैंक नीचे झुकी और बैकपैक को खोला। इसके भीतर सुखद सोने की ईंटें, बैंक नोटों के ढेर और सोने के सिक्के पड़े थे। वाह, फ्रैंक चिल्लाए, इतना सारा पैसा। लूमियन का पहला विचार था, शुक्र है पाड्रे ने ऑर्डर की संचित रॉयल्टी को पूरी तरह से खर्च नहीं किया। इसके बाद एक काफी सहज प्रतिक्रिया हुई, धिक्कार है, यह आदमी बहुत ही नीच है। जाहिर है गियोम बेनेट ने इस संभावना का अनुमान लगा लिया था कि पालिन और अन्य लोग भागने में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में लूमियन और उसके साथी इन इनएविटेबिलिटी विश्वासियों द्वारा ले जाए गए दुर्लभ धन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि पाड्रे ने वैकल्पिक पलायन मार्ग चुना है। नतीजतन वे बेसमेंट में इकट्ठा होंगे, अनजाने में एक जाल में फंस जाएंगे। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, फ्रैंकर ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। भले ही ये पाखंडी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ते लेकिन वे अन्य लूट जरूर छोड़ते हैं। अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा करते हुए उसने जारी रखा, मैं वापस ऊपर जा रही हूँ। मुझे ये कुत्ते की खाल थमा दो। उसने 3 अनुष्ठानिक खालें जेना को सौंप दी और गियोम बेनेट के कुत्ते की खाल पकड़कर 50 रू विंसेंट लौट गई। जेना ने गहरे हरे रंग के कैनवास बैग को अपने कंधे पर टांग लिया और 5 भयावह खालों को पकड़ लिया। उसने देखा कि लूमियन ने लालटेन उठाए और उसे जलाया।
परित्यक्त खदान के बाहर धुंधली सुरंग के माध्यम से कुछ कदम चलने के बाद लूमियन ने तुरंत डिसेंसी ब्रोच हटा दिया और उसे अपनी कमर से लटके हुए दूसरे सैन्य अल्कोहल फ्लास्क में रख दिया और उसे शराब के निचले हिस्से तक डुबो दिया। लूमियन ने कुछ और कदम उठाए और अचानक कांप गया। वह पीछे मुड़ा और पीछे चल रही जेना की ओर देखा। जेना गाय, भेड़ और कुत्ते की खाल को पकड़े हुए और कैनवास बैग ले जाते हुए एक गंभीर चेहरा बनाए हुए थी जिस पर घृणा का भाव था। वह बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, मैं खुद को नियंत्रित कर सकती हूँ। धिक्कार है, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी। हालांकि लूमियन को संदेह था, लेकिन उसके पास अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 7 से 8 मिनट के बाद वह एक परित्यक्त सुरंग में पहुंचा और एक कोने में बस गया। डिसेंसी ब्रोच के प्रतिकूल प्रभावों के कम होने का इंतजार करने लगा। उसने आराम करने और अपनी कुछ आध्यात्मिकता को पुनः प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाया। 50 रू विंसेंट में जो घटनाएं घटी वे किसी को पता नहीं चली, क्योंकि फ्रैंक ने व्यवस्थित रूप से सभी सबूतों को मिटा दिया और एक डिमेनेस के अनुकूल तरीके से एंटी डिविनेशन प्रक्रिया का संचालन किया। इस पूरे प्रयास के दौरान उसने हर कमरे की तलाशी ली। संभावित भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहते हुए उसने बहुत गहराई में जाने से परहेज किया। हालांकि उसकी खोजों से न तो कोई मूल्यवान सुराग मिला और न ही रुचि की कोई महत्वपूर्ण वस्तु। अंततः वह भूतल पर पार्लर में लौटी और बेहोश पाखंडी गियोम बेनेट को जगाया। पाखंडी गियोम बेनेट ने काले लबादों में लिपटी आकृति की ओर देखा जिसकी पकड़ में भूरे कुत्ते की खाल थी। एक क्षण के लिए उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह किसी सपने में फंसा हुआ हो, जागने में असमर्थ हो। फ्रैंक ने एक हल्की हंसी छोड़ी। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमने उस शैतान को मार दिया है। उसकी आंखों में पाखंडी गियोम बेनेट अब पाद्रे के समान नहीं था। वह बहुत अपरिचित हो गया था। शायद यह उसका असली रूप था। मैं पाखंडी गियोम बेनेट आश्चर्य और उल्लास में हकलाया, क्या आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? हम डेमन हंटर्स हैं, फ्रैंक ने झूठ बोला। तुम हमें उस शैतान के बारे में और क्या बता सकते हो? हालांकि उसके मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल ने लूमियन को गियोम बेनेट से व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया था, लेकिन इसकी पहुंच की सीमाएं थीं। ये हर पहलू को कवर नहीं कर सकता था। महत्वपूर्ण सुरागों की अनदेखी के जोखिम से बचने के लिए संबंधित व्यक्तियों से आगे पूछताछ करना अनिवार्य था। पाखंडी गियोम बेनेट ने अपने सामने नकाबपोश महिला को उल्लेखनीय रूप से मिलनसार पाया। उसने जवाब देने से पहले संक्षेप में विचार किया, मेरी पत्नी के साथ संबंध रखने और स्टेक और मटन चॉप्स का आनंद लेने के अलावा उस शैतान के बारे में कुछ भी खास नहीं है। हाँ, ये हर हफ्ते एक दिन के लिए गायब हो जाता है और फिर बिना किसी शोर शराबे के वापस आ जाता है। हफ्ते में एक बार गायब होना। फ्रैंक ने इस विवरण को स्वीकार किया और आगे की पूछताछ जारी रखी। अतिरिक्त जानकारी निकालने की संभावना समाप्त होने के बाद वह मुस्कुराए और सूक्ष्मता से पाखंडी गियोम बेनेट को प्रेरित किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तेजी से इस जगह को छोड़ देती। तुम्हारी पत्नी एक शैतान के समान है। मैं अपनी किसी भी मूल्यवान संपत्ति को उन क्षेत्रों में ले जाती जहां मेरी पहचान अज्ञात हो। मैं एक नया घर खरीदती, एक नया विवाह करती और एक नया अध्याय शुरू करती। गियोम बेनेट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अपनी जगह पर डटे रहने का उसका संकल्प कम हो गया। अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके सामने वाली महिला पिघलती हुई बर्फ की तरह तरल हो गई। परित्यक्त सुरंग में लूमियन की आंखें झटके से खुल गईं। अनजाने में नींद ने उसे घेर लिया था, लेकिन इसने उसकी आध्यात्मिकता को फिर से जीवंत करने का काम भी किया। कम से कम उसके सिर में होने वाला दर्द कम हो गया था और उसकी नसों, अंगों और मांस में दौड़ने वाली जलन पूरी तरह से शांत हो गई थी। लूमियन की दृष्टि पूर्ण अंधकार में डूब गई। उसके हाथों ने उस लालटेन को टटोला जो बुझ गई थी और उसे जलाने के बाद उसने जेना को देखा। एक महिला भाड़े के सैनिक के भेष में वह उसके सामने तिरछी बैठी थी। वह सुरंग की दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसकी निगाहें गहरे हरे रंग के कैनवास बैकपैक और उसके सामने फैली 5 अनुष्ठानिक खालों पर टिकी थीं। हलचल महसूस करते हुए जेना ने लूमियन की ओर ऊपर देखा। कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखने के बाद उसने मजाक में कहा, आखिरकार तुम अब उतने कष्टप्रद नहीं रहे। क्या डिसेंसी ब्रोच के नकारात्मक प्रभाव हट गए हैं? लूमियन ने स्वाभाविक रूप से राहत की सांस ली। जेना के होठों पर एक मुस्कान उभरी और वह उठ खड़ी हुई और गहरे हरे रंग के कैनवास बैकपैक को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने लूमियन से कहा, इससे पहले मैंने तुम्हें पीटने और तुम्हारे सोते समय कुत्ते की गंदगी से तुम्हारा चेहरा रंगने का विचार किया था, लेकिन मैंने खुद को रोकने में कामयाबी हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद, लूमियन ने कहा। उसकी कृतज्ञता कटाक्ष से भरी थी। बैकपैक को लापरवाही से एक कंधे पर लटकाए हुए जेना 5 अनुष्ठानिक खालों को इकट्ठा करने के लिए झुकी। उसकी मुस्कान में फुर्सत का भाव था जब उसने कहा, आपका स्वागत है, और इसी के साथ वह अपने होठों पर मुस्कान लिए सुरंग के निकास की ओर चल दी। इसे इस रूप में समझें कि मैं आपको एक दोस्त मान रही हूँ। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। लूमियन ने बुदबुदाते हुए लालटेन उठाए और उसके पीछे चल दिया।
अपार्टमेंट 601, 3 रू डेज ब्लाउजेस ब्लांचेस। फ्रैंक, जो अब अपनी सामान्य पोशाक एक ब्लाउज और हल्के रंग की ब्रीच में थी, लूमियन और जेना की वापसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लूमियन के झुलसे हुए ऊपरी शरीर पर टिकी और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। जेना ने तुम्हें कुछ बार चाकू मारने का मौका नहीं लिया। डिसेंसी के नकारात्मक प्रभाव उतने शक्तिशाली नहीं है जितना मैंने सोचा था। लूमियन के जवाब देने से पहले ही जेना बीच में बोल पड़ी, पहले आधे घंटे के लिए ये वास्तव में एक संघर्ष था। मुझे उस सुरंग के बाहर छिपना पड़ा जहां वह आराम कर रहा था। हर कुछ मिनटों में मैंने जमीन के नीचे, छत से या चट्टानी दीवारों के पीछे से संभावित खतरों की जांच की। लेकिन तब भी मैंने गंभीरता से सुरंग को ढहाने और उसे जिंदा दफनाने पर विचार किया। वह नहीं जो तुमने अभी कहा था। लूमियन खुद को जेना की ओर देखने से नहीं रोक सका। एक पल के लिए वह यह नहीं बता सका कि इंस्टिगेटर परित्यक्त सुरंग में सच बोल रही थी या वह अब सच बोल रही थी। फ्रैंक हंसी और जेना को थम्स अप दिया। यह आसान नहीं रहा होगा। तुमने अपनी सतर्कता बनाए रखी, यहां तक कि एक अर्धबंद सुनसान सुरंग में भी। तुमने नीचे से, गुफा की छत से और उसके आसपास की दीवारों से हमलों का अनुमान लगाया। जेना की भौहें ढीली हो गईं और उसकी आत्ममुग्ध मुस्कान स्पष्ट थी। तुम हमेशा मुझे वे डरावनी कहानियां सुनाती रहती हो, याद है? जैसे जमीन से हाथ निकलकर टखने पकड़ रहे हों, छतों से खूनी सिर लटक रहे हों, या दीवारों से आकृतियां निकलकर मुख्य पात्र को गले लगा रही हों। हर रात के मनोरंजन में जेना को डरावनी कहानियां सुनाना शामिल है। लूमियन ने फ्रैंक की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उसके इरादे और गहरे हो सकते हैं। देखा, उन कहानियों के अपने उपयोग हैं। फ्रैंक मुस्कुराए, फिर उसने अपना ध्यान लूमियन की ओर लगाया। डॉक्टर की जरूरत है। जलने के निशान काफी गंभीर लग रहे थे। जरूरत नहीं है। एक पायरोमैनियाक के लिए ये केवल एक मामूली खरोंच है। लूमियन ने यह बताने से परहेज किया कि वह अगली सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर चीजें बिगड़ती हैं तो मैं हमेशा रैट को ढूंढ सकता हूं। उसका पोषित प्लांट अभी तक सीक्वेंस एक डॉक्टर के पद तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी सहायता अभी काफी सीमित थी। लूमियन की कोई स्पष्ट असुविधा न देखते हुए फ्रैंक की चिंता कम हो गई। उसने वह गहरा हरा कैनवास बैकपैक उठाया जो जेना ने आर्मचेयर पर छोड़ दिया था और अपनी लूट की सावधानीपूर्वक गणना करने के लिए उसे कॉफी टेबल पर रखने के लिए तैयार हुई। लापरवाही से लूमियन ने कप, प्लेट, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को एक तरफ धकेल दिया जो मेज पर बिखरे हुए थे, जिससे पर्याप्त जगह बन गई। इधर उधर देखते हुए उसने पत्रिका का शीर्षक देखा, विमेन। यह मध्यम वर्गीय इंटिसियन महिलाओं के बीच व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी, जो त्रिय के नवीनतम फैशन रुझानों, जीवन शैली सलाह और सौंदर्य युक्तियों को प्रदर्शित करती थी। लीन किंगडम के पास इसका अपना अनधिकृत संस्करण, लेडीज एस्थेटिक था। लूमियन ने मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें फ्रैंक की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक चंचल सवाल था, ओह, तुम ऐसी पत्रिकाएं पढ़ती हो? फ्रैंक ने अपने होठों को सिकोड़ा और जवाब में अपना सीना फुलाया, मेरे विमेन पढ़ने में क्या बुराई है? अपनी संक्षिप्त बातचीत के बाद फ्रैंक ने बैकपैक की जिप खोली और बैंक नोट, सिक्के और सोने की ईंटें निकालीं। लगभग 60,000 वर्ल्ड ऑफ, उसने गणना के एक क्षण के बाद आकलन किया। 2 महीने से कुछ अधिक समय में पाड्रे ने ऑर्डर की संचित रॉयल्टी में से 40,000 वर्ल्ड ऑफ समाप्त करने का प्रबंधन किया था। और वह सब बिना बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त किए या कोई रहस्यमयी वस्तु प्राप्त किए बिना। लूमियन ने जितना अधिक विचार किया, वह उतना ही अधिक परेशान हो गया। ऐसा नहीं था कि पाड्रे के पास रहस्यमयी वस्तुओं के विकल्प नहीं थे, बल्कि उपयुक्त वस्तुओं को ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा था। एक तरफ एक पाखंडी के रूप में उसकी स्थिति सावधानी की मांग करती थी, जिससे उसका एक्सपोजर सीमित हो गया। वह कई रहस्यवाद सभाओं में नहीं जाता था और इस प्रकार कई पहलुओं के बारे में अनजान रहा। दूसरी ओर उसके अनुबंधित प्राणियों के साथ कई नकारात्मक परिणाम आए। कई रहस्यमयी वस्तुएं उसके लिए प्रतिकूल या खतरनाक होंगी। कुछ अचानक घातक परिणाम भी ला सकती हैं। फ्रैंक ने लूमियन और जेना को संबोधित करने से पहले एक पल के लिए सोचा, सारा सोना सील का हिस्सा है। मैं शेष संपत्ति का आधा हिस्सा लूंगी। जेना, तुम और एंथनी बाकी को बांट सकते हो। एक बार जब एंथनी वापस आ जाए और हम देख लें कि वह क्या हासिल करने में कामयाब रहा है, तो हम वितरण पर निर्णय लेंगे। क्या यह उचित लगता है? ये व्यवस्था लूमियन को लगभग 30,000 वर्ल्ड और फ्रैंक को 15,000 आवंटित करेगी। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, जेना ने चिंता के संकेत के साथ उत्तर दिया। लेकिन एंथनी अभी तक वापस नहीं आया है। धिक्कार है। क्या उसके साथ कुछ हो सकता है? अगर कोई और होता तो मुझे परेशानी का संदेह होता, लेकिन एंथनी एक साइकियाट्रिस्ट है। वह लोगों को पढ़ने में अत्यधिक कुशल है, इसलिए उसके लिए किसी जाल में फंसना असंभव है। साथ ही वह एक अनुभवी सूचना दलाल है। उसकी ट्रैकिंग क्षमताएं मेरे यासील के बराबर हैं, फ्रैंक ने मुस्कान के साथ समझाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम दोनों का इंतजार करते समय मैंने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन का उपयोग किया था।
ये वास्तव में एक अच्छा संकेत हो सकता है कि वह इतना समय ले रहा है। ये बताता है कि उसने अपना लक्ष्य नहीं खोया है और उसे कुछ हासिल हुआ होगा। आपको सिर्फ ये कहने के बजाय कि आपने अटकलबाजी के माध्यम से जांच की है, इतना विस्तार से समझाने की क्या जरूरत है? लुमियन ने व्यंग्य किया, स्थिति में मनोरंजन ढूंढते हुए। फ्रैंक ने जीभ से क्लिक करने की आवाज की और हंसी। तुम नहीं समझते, ये पूरी तरह से अटकलबाजी पर निर्भर न रहने के बारे में है। उसने 5 अनुष्ठानिक खालों की ओर इशारा किया। क्या वे एनिमल क्रिएशन स्पेल के घटक हैं? क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं? वर्तमान में केवल मैं ही उनका उपयोग कर सकता हूं, लुमियन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। और मुझे अभी तक गियोम बेनेट का पूर्व निर्धारित मंत्रोच्चार नहीं मिला है। फ्रैंक के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी जब वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड के बाद उसकी मुस्कान वापस आ गई। वैसे मैंने अपने संपर्कों का उपयोग करके अधिकारियों को विवेकपूर्ण ढंग से सूचित किया है कि एक वांछित अपराधी 50 रू विंसेंट में छिपा हुआ है। एक बार गियोम बेनेट की मृत्यु की पुष्टि हो जाने के बाद हम लगभग 20,000 की इनामी राशि के पात्र होने चाहिए। क्या हमें उसे बांटने के लिए अपनी प्रारंभिक योजना पर ही टिके रहना चाहिए? जेना को ये कार्य सौंपना संभव नहीं था। इससे ये संदेह पैदा हो सकता था कि लुमियन ली उन लोगों में से एक है जिनके साथ वह जुड़ी हुई है। सूचना दलाल एंथनी रीड सबसे उपयुक्त विकल्प था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने चिंताएं बढ़ा दी थीं। फ्रैंक को डर था कि और अधिक देरी होने से पुलिस इनाम का दावा करने से पहले ही 50 रू विंसेंट की स्थिति का पता लगा सकती है। एक बार जब लुमियन और जेना ने बिना किसी आपत्ति के योजना को स्वीकार कर लिया, तो तीनों एंथनी रीड की वापसी का इंतजार करने लगे। कुछ मिनटों के बाद बैठे हुए लुमियन आगे की ओर झुका, अपनी निगाहें फ्रैंक और जेना पर टिका दीं। एक नपे तुले स्वर में उसने कहा, एक मामला है जिस पर मुझे आपके विश्लेषण की आवश्यकता है। और के मामलों के साथ वह अक्सर खुद को अपनी भावनाओं से जूझते हुए और तर्कसंगतता से भटकते हुए पाता था। यही कारण था कि वह फ्रैंक और जेना के दृष्टिकोण सुनना चाहता था। उनमें से एक का और के साथ संबंध था, फिर भी उनका बंधन लुमियन के और के साथ गहरे संबंध से स्पष्ट रूप से अलग था। दूसरे की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी, जिससे विविध कोणों से स्थिति को देखने में उनके दृष्टिकोण अमूल्य हो गए। जरूर, फ्रैंक और जेना दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अपने बैठने के तरीके को बदलकर एक पेशेवर व्यवहार अपनाया। पहली बार लुमियन ने कॉडू की घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि उसने कुछ विवरण जैसे इनएविटेबिलिटी एंजल और ड्रीमस्केप से संबंधित किसी भी चीज को छोड़ दिया, उसने तबाही का एक अवलोकन प्रदान किया। इसमें ऑरा का असामान्य व्यवहार, लुई लंड, मैडम पोआलिस, गियोम बेनेट और बाकी सब शामिल था। फ्रैंक को कुछ पूर्व ज्ञान था, लेकिन जेना इस कथा से काफी हद तक अपरिचित थी। जैसे ही लुमियन बोला, साल द बाल ब्राइस की भूमिगत गायिका और थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स की प्रशिक्षु अभिनेत्री ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो दूर की और साथ ही अजीब तरह से परिचित लग रही थी। जबकि एनिमल क्रिएशन स्पेल की धारणा पहले से ही विचलित करने वाली थी, वे पुरुषों द्वारा जन्म देने और पक्षियों की तरह दीवारों पर चढ़ने वाले बच्चों जैसी अवधारणाओं के लिए तैयार नहीं थे। यह पागलपन था, सरासर पागलपन। फ्रैंक की प्राथमिक चिंता, हालांकि, और के परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने कॉडू में मगल की मृत्यु के बारे में जिज्ञासा जताई थी, लेकिन बहुत गहराई से जांच करने की हिम्मत नहीं की थी, इस डर से कि इसे लुमियन उत्तेजित हो सकता है। फ्रैंक को विश्वास नहीं हुआ जब उसे एहसास हुआ कि समस्या का स्रोत और थी। यह मगल के बारे में उसकी धारणा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। गियोम बेनेट की उपस्थिति में और का यह खुलासा कि वह औरली नहीं थी, फ्रैंक को अचंभित कर गया। उसका प्रारंभिक आश्चर्य एक गंभीर चेहरे में बदल गया। जल्द ही लुमियन ने समापन बलि अनुष्ठान का वर्णन किया। वेदी के भीतर और की अचानक जागृति और उसे सुरक्षा के लिए धक्का देने की उसकी क्रिया ने उसे जीवित रहने दिया। इस वृतांत के जवाब में फ्रैंक अचानक अपनी सीट से उठ गई। अपनी हरकतों से लुमियन और जेना को चकित करते हुए वह अपने बेडरूम की ओर भागी और हाथ में कागजों का एक ढेर लेकर लौटी। ये और के ग्रिमवाज थे जिन्हें लुमियन द्वारा प्रतिलेखित किया गया था, जिसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने आशा व्यक्त की थी कि फ्रैंक कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। कागजों को कॉफी टेबल पर फैला दिया गया और फ्रैंक ने एक शीट निकाली। उसका चेहरा घबराहट और गंभीरता के मिश्रण में बदल गया। उसने शुरू किया, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या गलत है। लुमियन ने आश्चर्य से देखा और पाया कि नोटबुक में वॉलॉक स्पेल की एक प्रति थी जिसे सोल समनिंग के रूप में जाना जाता है। एक सहायक मंत्र जिसे शरीर से आत्माओं को अलग करने में सहायता करने के लिए या एस्ट्रल प्रोजेक्शंस को उनकी आत्माओं को खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जब वे स्पिरिट रेल्म में भटक रहे हों। मंत्र संरचना का पहले अध्ययन करने के बाद लुमियन को कोई समस्यात्मक तत्व नहीं मिला था। ये किसी दुष्ट देवता से जुड़ा नहीं था। हालांकि फ्रैंक के शब्दों में एक ऐसा वजन था जो ध्यान देने की मांग करता था। लुमियन ने एक बार फिर मंत्र की ओर अपनी निगाहें डाली, तारीख और उसकी उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित किया।
अप्रैल 1, 1357 अप्रैल फूल्स गैदरिंग से खरीदा गया। लूमियन ने ग्रिम्वा से अपना ध्यान हटाया और अपना ध्यान फ्रैंका की ओर लगाया। क्या इसमें कोई समस्या है? उसने कई मौकों पर सोल समनिंग स्पेल का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। यदि कोई समस्या होती तो उसे पहले ही इसका पता लगा लेना चाहिए था। उसकी सीमा मंत्र को सीखने और इसके अंतिम प्रभावों को समझने में उसकी असमर्थता में निहित थी। हालांकि एक पायरोमैनियाक के रूप में उसके पास इस तरह की सीख के लिए आवश्यक क्षमता नहीं थी, वह संबंधित सीक्वेंस के साथ असंगत था। फ्रैंका कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर बोली, क्या होता है जब सोल समनिंग स्पेल का उपयोग दूसरों पर किया जाता है? यह एक आत्मा को उस शरीर के साथ पुनर्मिलन करने में सक्षम बनाता है जिससे वह अलग हो गई थी। स्पिरिट वर्ल्ड में खोए हुए एस्ट्रल प्रोजेक्शंस को वापस बुलाने का साधन प्रदान करता है, इस प्रकार उनके भौतिक रूपों के साथ फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। लूमियन ने शुरू किया और के ग्रिम्वा के आधार पर मंत्र का वर्णन करते हुए स्पष्टता के लिए एक व्यक्तिगत उदाहरण पेश किया। पिछले युद्ध में यदि मैं गियोम बेनेट के सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल से पीड़ित होता, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर भटकाव होता, तो सोल समनिंग स्पेल ने मुझे बेहोशी से जगा दिया होता। स्वाभाविक रूप से यहाँ आधार यह है कि ऐसे बियॉन्डर्स मौजूद हैं जिनके पास इस मंत्र को सीखने और नियोजित करने की क्षमता है। फ्रैंका ने लूमियन के उत्तर की अनदेखी की और गंभीरता के साथ पूछताछ की, क्या होगा यदि कोई इसे स्वयं पर नियोजित करे? ये किस तरह का सवाल है? लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, यह अप्रभावी होगा। यदि आत्मा और शरीर के बीच अलगाव के कोई संकेत स्पष्ट नहीं है, तो स्वयं पर डाले जाने पर मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि पहले से ही ऐसी स्थिति जैसी कोई समस्या है, तो कोई भी मंत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर, काल्पनिक रूप से फ्रैंका ने शुरू किया इससे पहले कि उसके शब्द रुक जाएं। जेना, जो चौकस और तेज दिमाग वाली थी, उसने फ्रैंका की ओर देखा, फिर लूमियन की ओर देखा और अपनी सीट से उठकर मुस्कुराए। हम काफी समय से चर्चा में तल्लीन हैं। क्या आप दोनों को भूख नहीं लग रही है? क्यों न मैं कुछ शाम की चाय ले आऊं? जरूर। लूमियन फ्रैंका की ओर से सहमत हो गया। उसने महसूस किया कि फ्रैंका कुछ ऐसा प्रकट करने की कगार पर है जो समस्यात्मक हो सकता है यदि जेना को इसकी हवा लग जाए। यही कारण था कि वह बोलते बोलते रुक गई। लूमियन पहले ही जेना को मिस्टर फूल के विश्वास से परिचित कराने पर विचार कर चुका था। वे अब साथी थे, कई संयुक्त प्रयासों के लिए नियत थे। ऐसे परिदृश्यों में कुछ रहस्यों को छिपाया नहीं जा सकता था और लगातार ऐसा करना अनिवार्य रूप से सहयोग में बाधा उत्पन्न करेगा। जहां तक टैरो क्लब और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के बारे में जानकारी साझा करने की बात थी, लूमियन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने निर्धारित किया कि जेना के विच बनने के बाद उसे उपदेश देना अधिक उपयुक्त होगा। उसकी सीक्वेंस अभी भी बहुत कम थी और उसमें ऐसे ज्ञान का बोझ उठाने की ताकत नहीं थी। बहुत अधिक जानकारी उसे असुरक्षित बना सकती थी और अनजाने में रहस्यों का खुलासा कर सकती थी। हालांकि असैसिन पाथवे की सीक्वेंस 7 विचेस डेमिगॉड टियर के नीचे एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती थी, जो जेना को अपना बचाव करने के लिए सशक्त बनाती थी। जबकि लूमियन इस विशेष मार्ग के सीक्वेंस 5 से अपरिचित रहा, इसका नाम और इसमें शामिल बियॉन्डर शक्तियां, उसका मानना था कि सीक्वेंस 6 डिमिनेस ऑफ प्लेजर ने विच की तुलना में भारी कायापलट प्रकट नहीं किया। बाद वाला व्यक्ति के लिंक को भी बदल सकता था, जो उनकी क्षमताओं में काफी अंतर को दर्शाता था। फ्रैंका की निगाहें जेना की पीछे हत्ती आकृति का पीछा करती रहीं जब तक कि उसके कानों तक उसके धीरे धीरे कम होते कदमों की आवाज नहीं पहुंची। वह आरामदेह कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गई और एक हल्की आह छोड़ी। ऐसा नहीं है कि जेना इस बारे में नहीं जान सकती थी, लेकिन मुझे चिंता है कि इससे वह मुझसे डरने लगेगी, वह खुद को दूर कर लेगी और मुझे अलग तरह से देखेगी। लूमियन ने यह सवाल नहीं पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे सकता हूं? वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया और फ्रैंका द्वारा सोल समनिंग स्पेल के बारे में स्पष्टीकरण का इंतजार करने लगा। फ्रैंका के होंठ सिकुड़ गए, उसका व्यवहार हिचकिचाहट और आशंका के बीच डगमगा रहा था। एक पल के बाद वह आत्मा उपहास करते हुए हंसी। यही कारण भी है कि मुझे इस मामले में एक खतरनाक आभा महसूस हुई, अन्यथा मैंने तुम्हारे साथ इसे साझा करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। मैं इसे अपनी कब्र तक ले जाती। ओह, इसका एक और कारण भी है, तुम्हारे स्पेल ऑफ हैरम्फ की उत्पत्ति मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ सभी विवरण साझा करोगे, जैसा कि मैं तुम्हारे सामने अपना रहस्य उजागर करने वाली हूँ। हम कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों में एक समानता है, हम सभी दूसरी दुनिया से आए हैं। इसके साथ फ्रैंका कुर्सी पर और झुक गई, जैसे कि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई हो। एक डिमिनेस ऑफ प्लेजर को इस तरह की मुद्रा अपनाते हुए देखना अनजाने में लूमियन के भीतर एक सूक्ष्म गर्मी पैदा कर गया, इसके बावजूद कि उसके विचार कहीं और निर्देशित थे। दूसरी दुनिया, लूमियन ने दोहराया, उसकी आवाज में वास्तविक आश्चर्य झलक रहा था। यह एक ऐसा परिणाम था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था।
ऐसी संभावना एक ऐसी थी जिस पर सामान्य व्यक्ति शायद ही विचार करेंगे और कल्पना की सीमाओं के भीतर भी एक दुर्लभता थी। एक क्षण में उसने इस धारणा के साथ एक अजीब संरेखण महसूस किया। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के सचेत प्रयास के साथ उसने विचारपूर्वक पूछा, क्या ये वही घर है जिसके बारे में मेरी बहन अक्सर बात करती है, वह स्थान जिसके बारे में वह दावा करती है कि वह कभी वापस नहीं लौट सकती? शुरुआत में लुमियन ने अनुमान लगाया था कि उसकी बहन की मातृभूमि संघर्ष या आपदा से तबाह हो गई थी, इसलिए उसका दावा था कि वह वापस नहीं लौट सकती। अन्यथा अपनी वोलॉक शक्ति के साथ वह गुप्त रूप से फिर से जा सकती थी, भले ही पूरी दुनिया उसका पीछा कर रही हो। बाद में लुमियन को ऑरर की ट्राइरियन के रूप में स्थिति का पता चला, जिससे उसे एक रहस्यमय घर के प्रति उसके संदर्भों ने चकित कर दिया। लुमियन का प्रश्न सुनकर फ्रैंकर के चेहरे पर जटिल भावनाओं के भाव आ गए। उसका चेहरा यादों, उदासी और शोक का मिश्रण था। क्या वह अक्सर घर की बात करती है? फ्रैंकर ने पूछा। उसकी आंखें संक्षेप में उसके भीतर बदलती भावनाओं को छिपाने के लिए बंद हो गईं। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना फ्रैंकर के होंठ सिकुड़ गए और उसने जारी रखा, इसे किसी दूसरे ग्रह या वैकल्पिक आयाम के रूप में समझो। लुमियन अपनी यादों में डूब गया, खुद से बुदबुदाते हुए, कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्मांड को निहारने के लिए छत पर चढ़ना पसंद करती है। ब्रह्मांड, फ्रैंकर ने आह भरते हुए दोहराया। एक शांत माहौल अपार्टमेंट 601 को घेर लिया क्योंकि लुमियन और फ्रैंकर अपने आत्मनिरीक्षण में तल्लीन हो गए। एक विराम के बाद लुमियन के दिमाग में एक याद ताज़ा हुई। मैडम मजिशियन ने मदर ट्री ऑफ डिज़ायर जैसे दुष्ट देवताओं का उल्लेख किया था जो हमारी दुनिया के बाहर मौजूद हैं, जो एक बाधा द्वारा अलग किए गए हैं। ये संस्थाएं लगातार उस सीमा को पार करने के तरीकों की तलाश करती हैं। लुमियन की निगाहें फ्रैंकर की ओर मुड़ी और उसने अपने विचार व्यक्त किए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सभी इस दुनिया में छोड़े गए किसी दुष्ट देवता की संतान हो? पफ! फ्रैंकर तुरंत अपनी चिंतनशील स्थिति से बाहर आ गई। क्या हम तुम्हें ऐसे लगते हैं? नहीं, लुमियन ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। आप दुष्ट देवताओं के प्रयासों के लिए बहुत कमज़ोर हैं कि वे आपको यहाँ भेजने में खर्च करें। इसके बजाय वे अपने और अधिक सेंट्स भेजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, या शायद वे आपकी संभावित वृद्धि पर अपनी आशाएं टिका रहे हैं। आखिरकार कमज़ोर होने के अपने फायदे थे। बाधा के माध्यम से घुसपैठ का पता चलने की संभावना कम होगी। मनोरंजन और थोड़ी झुंझलाहट के साथ फ्रैंकर को उसकी बातों का खंडन करने का लालच हुआ, लेकिन मूर्त सबूत उसकी पकड़ से बाहर थे, जिससे उसके पास बहुत कम विकल्प बचे थे। किसी भी स्थिति में मैं मिस्टर फूल में विश्वास करने लगी हूँ। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी का एक भी सदस्य जिससे मैं मिली हूँ, वह किसी दुष्ट देवता में विश्वास नहीं रखता। भले ही वे रखते हों, वे इसे तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करेंगे, लुमियन ने बुदबुदाया। फ्रैंकर ने उसकी टिप्पणी को नज़रअंदाज किया और जारी रखा। मैं भी हमारे ट्रांसमाइग्रेशन के पीछे के कारण के बारे में अनिश्चित हूँ। मैं काफ़ी समय से इसका जवाब ढूंढ रही हूँ। मुझे जो पता है वह यह है कि हम इस दुनिया में आत्माओं के रूप में आए और खुद को अन्य व्यक्तियों के शरीरों के भीतर पुनर्जन्म पाया। ये गियोम बेनेट की रिबर्थ की प्रक्रिया के बराबर है। इस सादृश्य पर आधारित होकर लुमियन ने फ्रैंकर और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के उसके साथियों की स्थिति को आसानी से समझ लिया। दूसरे शब्दों में, आप अन्य लोगों के शरीरों में निवास करते हैं। हाँ, फ्रैंकर ने लुमियन पर एक तिरछी नज़र डाली और टिप्पणी की, क्या तुम्हें यह जानकर निराशा हुई कि तुम्हारी प्यारी बहन अनिवार्य रूप से एक भटकती हुई आत्मा है जो दूसरे के शरीर पर कब्जा किए हुए है? मुझे निराशा क्यों होगी? लुमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। और ली, वह व्यक्ति जिसने मुझे सहारा दिया और लगभग 6 साल तक कॉडू में मेरे जीवन को साझा किया, वह मेरी बहन है। मुझे उस शरीर के अतीत या उसके इतिहास की कोई परवाह नहीं है। फ्रैंकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ओर से लुमियन का दृष्टिकोण जानना चाह रही थी। क्या तुम्हें यह स्थिति नैतिक रूप से संदिग्ध नहीं लगती? क्या तुम अपनी बहन और मुझे उन चोरों के रूप में नहीं देखते जो दूसरों की लाशों और जिंदगियों पर कब्जा कर लेते हैं? क्या ये तुम्हारे सामने नैतिक दुविधाएं या संघर्ष पेश नहीं करता? मेरी कोई नैतिकता नहीं है, लुमियन ने शांति से उत्तर दिया। अपने बयान का विस्तार करते हुए उसने जोड़ा, मैं उन लोगों के प्रति दया दिखाता हूं जो मेरे प्रति दयालु हैं। फ्रैंकर का मुंह थोड़ा खुला रह गया, वह तत्काल कोई जवाब देने के लिए संघर्ष करने लगी। लुमियन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है। यह उपलब्ध संसाधनों का एक व्यावहारिक उपयोग है। यदि अपराधबोध आप पर भारी पड़ता है तो उसके नहीं, उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। शायद उसकी कुछ अधूरी इच्छाओं को भी पूरा करें। सच है। फ्रैंकर ने अपने होठों को एक साथ दबाया और सहमति में सिर हिलाया। बातचीत को उसके प्रारंभिक पद पर वापस लाते हुए उसने पूछा, क्या हो सकता है यदि हमारे जैसे व्यक्ति स्वयं पर सोल समनिंग स्पेल का उपयोग करें? क्या यह एक दिवंगत आत्मा को बुला सकता है? और यदि स्वयं आत्मा के साथ कोई अंतर्निहित समस्या है? लुमियन के विचारों का सिलसिला अचानक फैल गया।
साथ ही उसे कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की उपाध्यक्ष मैडम हेलर द्वारा पेश की गई पूछताछ की एक पंक्ति याद आई। मगल के माता पिता और अन्य रिश्तेदार संभवतः इस दुनिया में जीवित हैं। किसी कारण से उसने खुद को उनसे दूर कर लिया और त्रिय लौटने से बचती है। ये स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है या वे विधर्मियों के संपर्क में आए हैं। क्या मैडम हेलर को पहले से ही संदेह था? लुमियन की भौहें तन गईं और वह फुसफुसाया, क्या रॉश लुई सांसों मूल शरीर की आत्मा हो सकती है? क्या वह और उसके परिवार के कुछ सदस्य इनएविटेबिलिटी से जुड़े हैं, शायद सिनर संगठन से भी जुड़े हों? उस दिशा में अपनी जांच जारी रखना वास्तव में एक संभावना है, फ्रैंकर ने कुछ देर सोचने के बाद स्वीकार किया। दो अन्य प्रश्न उठते हैं। मगल ने अपने लिए सोल समनिंग स्पेल का सहारा क्यों लिया? क्या अप्रैल फूल के उस सदस्य ने जिसने उसे मंत्र बेचा था इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था? फ्रैंकर ने लुमियन के साथ अपने ट्रांसमाइग्रेशन का रहस्य साझा करने का विकल्प चुना था, यह महसूस करते हुए कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के भीतर कुछ गड़बड़ हो सकती है और एक आसन खतरे को भांपते हुए। लुमियन ने एक धीमी स्वीकृति दी, उसका चेहरा भावनाओं से रहित था। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई जब उसने साहस किया। आपने उल्लेख किया था कि अप्रैल फूल्स डे उन सदस्यों द्वारा बनाया गया था जो भविष्य से निराश हैं और केवल आनंद चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने ऑरा को सोल समनिंग स्पेल बेचा था वह ऐसे ही मनोरंजन का अनुभव करना चाहता था? फ्रैंकर जवाब देने से पहले एक संक्षिप्त चिंतनशील सन्नाटे में डूब गई। मुझे नहीं पता। मैं अप्रैल फूल सदस्य का पता लगाने का प्रभार लूंगी और उनकी प्रेरणाओं की गहराई से जांच करूंगी। लुमियन ने संक्षिप्त स्वीकृति दी। मैं रॉश लुई सांसों के पदचिह्नों का पीछा करूंगा। सोल समनिंग स्पेल के इर्द गिर्द बातचीत समाप्त होने के साथ अपार्टमेंट 601 के लिविंग रूम में एक अंतरिम शांति छा गई। एक विराम के बाद फ्रैंकर ने धीरे से सांस छोड़ी और लुमियन से कहा, तुम अब मुझे स्पेल ऑफ हैरम्फ के बारे में बता सकते हो। 336 आर्मर्ड शैडोज ऑरिजिन्स। लुमियन ने रॉश लुई सांसों, सोल समनिंग स्पेल और अप्रैल फूल्स के बारे में विचारों से अपना ध्यान हटाया। फ्रैंकर के अनुरोध पर उन्होंने शुरुआत से कहानी सुनाना शुरू किया। कॉडू डिजास्टर के बाद मैंने खुद को ईवल गॉड इनएविटेबिलिटी के करप्शन से दूषित पाया। सौभाग्य से मिस्टर फूल द्वारा मुझे प्रदान की गई सुरक्षा ने मुझे अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे मैं मॉन्स्टर में बदलने से बच गया। ये करप्शन एक अभिशाप और फिर भी एक आशीर्वाद है, जिसे अब मैडम मैजिशियन के निर्देशों के अनुसार चरणों में निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य इस करप्शन को मेरी अपनी शक्ति में बदलना है, ताकि संबंधित सीक्वेंस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ संतुलन बनाया जा सके। फ्रैंकर को सब समझ आ गया। तो जिसे आप स्पेशल कंट्रैक्ट कह रहे थे वह मूल रूप से एक कंट्रैक्टी की शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उल्लेख किया कि इसे सीखना मेरे लिए असंभव है। चूंकि लुमियन को इनएविटेबिलिटी पाथवे के सीक्वेंस 6 की शक्तियों के बारे में पता नहीं था, उसने निष्कर्ष निकाला कि वह वर्तमान में एक डुअल सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक और कंट्रैक्टी है। लुमियन ने सिर हिलाया। यही कारण है कि गियोम बेनेट मेरी किस्मत फेट के साथ लापरवाही से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भीतर करप्शन की मात्रा काफी अधिक है। फ्रैंकर के दिमाग में अचानक एक बात आई। मिस्टर फूल की सुरक्षा की आवश्यकता होने का मतलब है कि इसमें गॉडहुड शामिल होना चाहिए। क्या मेरे लिए भी इसी तरह के बूंस प्राप्त करने का कोई मौका हो सकता है? क्या तुम हर चीज को आजमाना चाहती हो? लुमियन ने अपनी जीभ चपकाई और पूछा, क्या तुम ग्रेट मदर की तलाश करने, गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दैनिक चक्रों में शामिल होने के लिए तैयार हो? या फिर क्या तुम मदर ट्री ऑफ डिजायर में विश्वास रखना चाहती हो और आवारा कुत्तों को बिस्तर पर ले जाना चाहती हो? फ्रैंकर ने सांस भरी और कहा, मैं तो बस सोच रही थी। एक ईवल गॉड का अनुसरण करने के जोखिम भरे व्यवसाय में शामिल होना मेरे लिए सवाल से बाहर है। आपकी तरह एक ईवल गॉड की शक्ति को मात्र छूने भर से मिस्टर फूल की सुरक्षा प्राप्त कर लेना वास्तव में एक दुर्लभ बात है। ये केवल शक्ति को छूना नहीं है। फ्रैंकर के अवास्तविक विचारों को दूर करने के लिए लुमियन ने थोड़ा और खुलासा किया। इनएविटेबिलिटी की शक्ति मेरे भीतर सील है। संक्षेप में, मैं इनएविटेबिलिटी नामक इकाई के बजाय मिस्टर फूल और अपने भीतर के करप्शन से बूंद की प्रार्थना करता हूँ। ये दृष्टिकोण मेरे अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा मैं पहचानने योग्य नहीं रहूंगा या अचानक मर जाऊंगा। फ्रैंकर ने अनैच्छिक रूप से सांस छोड़ी और कहा, बस मुझे स्पेल ऑफ हैरम्फ के बारे में बताओ। लुमियन ने अपनी कहानी को पुनर्गठित किया। इनएविटेबिलिटी के किसी भी अप्रत्यक्ष प्रभाव को रोकने के लिए मैंने उन अजीब जीवों को छोड़ दिया जो बूंद द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ आए थे। इसके बजाय मैंने मैडम मैजिशियन के माध्यम से स्पिरिट वर्ल्ड के जीवों के बारे में प्रचुर जानकारी प्राप्त की। बाकी तुम जानती ही हो। स्पेल ऑफ हैरम्फ की उत्पत्ति स्पिरिट वर्ल्ड के एक जीव से हुई है जिसे मैंने समन किया था। शुरुआत में मेरा लक्ष्य शैडो ऑफ श्रीक को समन करना था। हालांकि चाहे वह मेरे आह्वान का मिस्टर
फूल द्वारा देखा जाना हो या मेरे समनिंग इंकैंटेशन में सटीकता की कमी हो, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जिस इकाई को समन किया वह शैडो ऑफ श्रीक के विवरण से काफ़ी अलग थी। लूमियन ने संबंधित समनिंग इंकैंटेशन, इसके निर्माण के पीछे की अवधारणा, आर्मर्ड शैडो की दृश्य विशेषताओं और इसकी क्षमताओं की श्रृंखला का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने एक कच्चा स्कीमेटिक बनाने के लिए अपने मामूली ड्राइंग कौशल का भी उपयोग किया। फिश स्केल आर्मर, स्पेल ऑफ हैरम्फ, नाइट परेड ऑफ 10,000 डीमंस, सोल डिवाउरिंग स्क्रीम। फ्रैंक धीरे से इन नामों को खुद से बुदबुदाए और कॉफी टेबल पर रखे स्केच को देखने लगी, उसकी निगाहें दूर कहीं खोई हुई थीं। लूमियन ने पूछा, क्या कोई समस्या है? अगर और यहाँ होती तो क्या वह भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देती? फ्रैंक वर्तमान में वापस आए, उसके चेहरे पर गंभीरता और उत्साह का मिश्रण था। वह आर्मर्ड शैडो बहुत संभव है कि हमारी दुनिया से हो, वह दुनिया जहाँ से तुम लोग आए हो। लूमियन को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, फिर भी इसका अर्थ निकलता था। कवच, आर्मर का डिज़ाइन और क्षमताओं के नाम एक विशिष्ट अद्वितीयता रखते थे जो उन्हें वर्तमान दुनिया से अलग करते थे। फ्रैंक ने संक्षेप में पुष्टि की, हमारी दुनिया में कई देश हैं और प्रत्येक देश की संस्कृति और भाषा अलग है। आर्मर्ड शैडो उस देश के मिथकों और किंवदंतियों में किसी इकाई के बहुत समान है जहां से तुम्हारी बहन और मैं आए हैं। क्या तुम और के ही देश से हो? लूमियन इसके बारे में सबसे अधिक चिंतित था। वह थोड़ा रुककर आगे बढ़ा, क्या मिस्टर फूल की शक्ति ने मेरे गलत उच्चारण के साथ मिलकर तुम्हारी दुनिया से आर्मर्ड शैडो को यहाँ बुला लिया? या क्या उसने बहुत पहले ट्रांसमाइग्रेट किया था, तुम्हारी ही तरह, और अंततः अपनी मृत्यु के बाद एक स्पिरिट वर्ल्ड शैडो में बदल गया? फ्रैंक ने उत्साह से कहा, अगर यह पहला मामला है तो यह हमारी दो दुनियाओं के बीच एक पुल का संकेत दे सकता है। इसका तात्पर्य हमारी वापसी की क्षमता से है। यदि ये दूसरा मामला है तो प्रश्न उठता है, उसने हमारी मूल दुनिया की क्षमताओं का उपयोग कैसे किया? क्या वह इन कौशलों को अपने साथ लाया था या उसने उन्हें बाद में प्राप्त किया? इन रहस्यों को सुलझाना उसे सच्चाई और घर वापसी के रास्ते के करीब ला सकता है। फ्रैंक अपनी सीट से उठी, उसकी आंखें साजिश से चमक रही थीं जब उसने लूमियन का सामना किया। क्या तुम आर्मर्ड शैडो को समन कर सकते हो? मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा उसके साथ एक पैक्ट है। सटीक समनिंग के लिए मिस्टर फूल के हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो गई है। लूमियन ने फ्रैंक का स्पष्ट उत्साह देखा, जैसे कि वह वेदी ऑल्टर स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार हो। बातचीत को मोड़ते हुए उसने आगे कहा, फिर भी मैं उसे बेहद खतरनाक मानता हूँ। जब तक मिस्टर फूल का संरक्षण है, खतरा कम है। हालांकि यदि वह सुरक्षा कम हो जाती है तो हम खुद को उस शैडो द्वारा मारा हुआ पा सकते हैं। फिर भी यदि हम मिस्टर फूल की सुरक्षा में रहते हैं तो सीधा संवाद असंभव रहता है, जो स्पिरिट चैनलिंग को रोकता है। हम केवल समनिंग राइट निष्पादित कर सकते हैं। फ्रैंक निराशा में डूब गई। तो फिर हमारी कार्ययोजना क्या है? लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं 100,000 वर्ल्ड मूल्य का सोना इकट्ठा न कर लूं और अनुबंध कंट्रैक्ट पूरा न कर लूं। ऐसा करने से पैक्ट की शक्ति हमारी ढाल के रूप में कार्य करेगी, जिससे हमें ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आर्मर्ड शैडो इतनी बड़ी राशि की मांग क्यों करता है। लगभग 1 मिनट के विचारशील विराम के बाद फ्रैंक ने अंततः सांस छोड़ी। अभी के लिए हम यही कर सकते हैं। शुरुआत में उसका इरादा आर्मर्ड शैडो से संबंधित स्थिति की तुरंत पुष्टि करने और उससे प्रासंगिक जानकारी निकालने का था। इसके बाद उसने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी को सूचित करने की योजना बनाई थी, ताकि व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए उनके सामूहिक प्रयास को शामिल किया जा सके। हालांकि फिलहाल उसके पास इन कार्यों को टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समनिंग इंकैंटेशन में कुछ समय बिताने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि फ्रैंक की समनिंग में सफलता की दर काफ़ी कम थी, संभवतः एक गलत पद्धति के कारण। हालांकि यह संभव था कि एक शैडो ऑफ श्रीक को समन किया जा सके। लूमियन ने अनुमान लगाया कि एक विशेष वर्णनात्मक रेखा को छोड़कर और लूमियन लीज कंट्रैक्टेड क्रिएचर का उपयोग करके लक्ष्य को अधिक सटीक रूप से लक्षित किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद जैना कॉफ़ी, मिठाइयाँ और मीटलोफ लेकर लौटी। उनकी पिछली लड़ाई के कारण लगी भूख को अब दोपहर की चाय में सुकून मिला। जैसे ही शाम हुई, एंथनी रीड एक क्लार्क के वेश में 3 रू देस ब्लाउजर्स ब्लांचेस स्थित अपार्टमेंट 601 में वापस आया। ये कैसा रहा? लूमियन की चिंता स्पष्ट थी। अपनी पुरानी टॉप हैट को एक तरफ रखते हुए एंथनी ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने उस महिला, उसके बटलर, वैले, मेड और कैरेज ड्राइवर का पीछा लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट के भीतर 20 रू द टेरेस से तक किया। यह एक प्रकार का वैकल्पिक निवास प्रतीत होता है, जो एक सेफ हाउस के समान है। फ्रैंक ने लूमियन की ओर देखा और पूछा, क्या हमें निगरानी बनाए रखनी चाहिए? लूमियन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर मुस्कुराया। जरूरत नहीं है। वे चले तो नहीं गए, ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जांच पर्याप्त होगी। क्यों? जैना को उम्मीद थी कि सील अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनसे निपटने के लिए दौड़ पड़ेगा। लूमियन की मुस्कान उज्ज्वल थी।
उनके पीछे सिनर्स नाम का एक संगठन खड़ा है। उनका संपर्क बिंदु संभवतः गियोम बेनेट के निधन से अवगत है, जो उन्हें हटने और किसी भी निशान को मिटाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे जांच कठिन हो जाती है। फिर भी अगर सिनर्स को पता चलता है कि वे हमारे पीछा करने से बचने में कामयाब रहे हैं और वहां कोई निगरानी नहीं है, तो क्या होगा? शायद एक संबंध फिर से स्थापित हो जाएगा। केवल प्रामाणिक गैर निगरानी ही सिनर्स को आश्वस्त कर सकती है कि मुद्दा खत्म हो गया है। फिर वे फिर से सक्रिय हो सकते हैं, अपने चूहे के बिल से बाहर रेंगते हुए। डैम इट, जेना ने मन ही मन कोसा। सील बहुत सिनिस्टर है। एंथनी ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अंतिम 15,000 वर्ल्ड डॉ के 2/3 हिस्से का दावा किया, जिससे जेना के पास 5,000 का हिस्सा बचा। जैसे ही बैंकनोटों को विभिन्न जेबों में चतुराई से रखा गया, एंथनी रीड ने अपना ध्यान लुमियन की ओर लगाया। मैं ह्यूगो आर्टवा के आसपास के रहस्यों और उसके विश्वासघात के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन में उसकी भागीदारी का यही मुख्य कारण था। बहुत अच्छा। लुमियन ने पहले ही जेना और फ्रैंका के साथ इस मामले पर चर्चा कर ली थी। जेना प्यूरिफायर से प्रासंगिक विवरण प्राप्त करने वाली थी। चूंकि फ्रैंका आर्मर्ड शैडो के मामले को लेकर काफी उत्साहित थी, उसने पहल करते हुए सुझाव दिया, मेरे लीन के परिचित हैं। मैं देखूंगी कि क्या मैं लीन मिलिट्री से कोई बैटल रिकॉर्ड प्राप्त कर सकती हूँ। ये स्थिति पर नई रोशनी डाल सकता है। यह एक अच्छा विचार है। एंथनी रीड की आंखें चमक उठीं। हमलावर से सीधे सच्चाई जानने का विचार पहले उसके मन में नहीं आया था। रूअनाची की हमेशा व्यस्त रहने वाली रातों में लुमियन ने इनकैंटेशंस की खोज का काम फ्रैंका को सौंप दिया और ओबेज डुकॉकडॉ की ओर चल पड़ा। वहां उसका इरादा मैडम मैजिशियन के मैसेंजर को समन करने का था, ताकि वह गियोम बेनेट, सिनर संगठन और आर्मर्ड शैडो के मामलों को बता सके। साथ ही उसे उम्मीद थी कि वह मैडम जस्टिस और मैडम सूजी को उनके अंतिम थेरेपी सेशन के लिए उसकी तैयारी के बारे में बता सकेगी। रात की ठंडी हवा के आलिंगन में लुमियन के विचार धीरे धीरे खुलते गए। फ्रैंका से कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के बीच साझा गुण के बारे में जानने के बाद ऑरर की छवि लुमियन के मन में स्पष्ट हो गई। बेशक वह स्पष्टता कुछ ऐसी थी जिसे वह पहले नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने इसे बहुत कम महत्व का माना। जांच अनुचित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऑरर ने कॉडू, एक सीमावर्ती गांव में रहने के लिए अपने पारिवारिक संबंध तोड़ लिए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह त्रिय के प्रति नापसंदगी रखती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा अजीब शब्द कहती है और मुझे उनका मतलब समझाना पसंद करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके उपन्यास समकालीन उपन्यासों से अलग थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहना पसंद करती थी, घर के एक निश्चित दार्शनिक ने एक बार कहा था, केवल इसे एम्परर रोसेल ने एक बार कहा था से बदलने के लिए। लुमियन ने एक शब्दहीन चिंतनशील ताल में विचार किया। शांति का एहसास उसे धो गया, जैसे कि वह रूअनाची पर नहीं बल्कि कॉडू में टहल रहा हो। ये वह जगह थी जहां वह कभी वापस नहीं लौट सकता था। साथ ही लुमियन ने सपने में प्रतीकात्मक तत्वों की समझ हासिल की। एक मृत वॉलॉक के कब्जे वाली जमीन का ऑरा द्वारा अधिग्रहण, क्या ये रॉश लुईस सांसों के शरीर पर उसके कब्जे का प्रतीक हो सकता है? नतीजतन क्या महान वॉलॉक रॉश लुईस सांसों इनएविटेबिलिटी के मूल अनुयायियों का प्रतीक हो सकती है? मिस्टर पर्ट दोहरे प्रतीकात्मक अर्थों की व्याख्या करने में विफल रहे क्योंकि उनके पास पहले महत्वपूर्ण जानकारी की कमी थी। उन्होंने केवल लुमियन को संकेत दिया था कि वे संभवतः अपना स्वयं का महत्व रखते हैं। जैसे जैसे उसके विचार दौड़ रहे थे, लुमियन रूम 207 में लौटा और मेज पर एक साधारण मुड़ा हुआ पत्र देखा। पत्र, यह मैडम मैजिशियन का नहीं लग रहा है। लुमियन सतर्क और संदिग्ध होकर आगे बढ़ा। उसने पत्र उठाया और उसे खोला। सुरुचिपूर्ण इंटिसियन लिपि की 2 पंक्तियों ने चर्मपत्र की शोभा बढ़ाई। मैं त्रिय पहुंच गई हूँ। हेलर, मैडम हेलर त्रिय पहुंच गई है। लुमियन ने जटिलता से भरे चेहरे के साथ पत्र को पकड़ा। उसने लुमियन को मगल की पारिवारिक जड़ों पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी थी, यह अनुमान लगाते हुए कि यह जांच का एक आशाजनक मार्ग होगा। महज संयोग या कोई और कारण है? लुमियन ने बैठने से पहले संक्षेप में विचार किया। कार्बाइड लैंप की रोशनी के नीचे उसने मैडम मैजिशियन के साथ पत्राचार शुरू करते हुए कलम कागज पर रख दी। संक्षिप्त गद्य में उसने दिन की घटनाओं, फ्रैंका के साथ उसकी बातचीत और आर्मर्ड शैडो की पहेली को बताया। हालांकि उसने हेलर के आगमन का उल्लेख किया, लेकिन उसने इस तथ्य का खुलासा करने से परहेज किया कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य एक वैकल्पिक दुनिया से आए हैं। लगभग आधे घंटे बाद लुमियन को मैजिशियन से जवाब मिला। बून के साथ आने वाले जीव को छोड़ना और स्पिरिट वर्ल्ड से स्वतंत्र रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर चुनना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प था। आपका एक इनएविटेबिलिटी हंटर के रूप में परिवर्तन इनएविटेबिलिटी पाथवे के बस्टोर्ड को अपने लक्ष्य के रूप में रखते हुए ये साबित करता है कि मेरा सूक्ष्म मार्गदर्शन आखिर रंग लाया। इस बिंदु पर लुमियन थोड़ा हैरान था। मैडम मैजिशियन ने कब बून के साथ आने वाले अजीब जीवों को छोड़ने का संकेत दिया था? अचानक एक एहसास हुआ।
कंट्रैक्टी बून के लिए प्रार्थना करने से पहले इस बात से अनजान कि इसके साथ आने वाला रहस्यमय ज्ञान कंट्रैक्ट टारगेट्स को शामिल करेगा, मैडम मैजिशियन ने उसे उसके विचार के लिए स्पिरिट वर्ल्ड के जीवों की जानकारी दी थी। ये वास्तव में एक संकेत था, लेकिन क्या इसे इतना सूक्ष्म होना था? लूमियन ने सोचा कि जो लोग डिविनेशन में कुशल हैं या एस्ट्रोमेंसी के शौकीन हैं, वे सीधे स्पष्टीकरण के प्रतिकूल लगते हैं। इसके बजाय वे अंतर्दृष्टि के टुकड़े गिराना या दूसरों के लिए अगोचर पहेलियां बुनना पसंद करते थे। ये समझने के बाद लूमियन ने अपना सिर झुकाया और मैडम मैजिशियन की प्रतिक्रिया को पढ़ना जारी रखा। सिनर्स, एक गुप्त संगठन जो इनएविटेबिलिटी की पूजा करता है, 6 साल से अधिक समय से अस्तित्व में है। इसकी उत्पत्ति लीन किंगडम, फीसैक एम्पायर और इंडीज रिपब्लिक के युद्ध के अंतिम चरणों में देखी जा सकती है। रॉश लुईस सांसों, जिस नाम का आपने उल्लेख किया है, इनएविटेबिलिटी की अनुयायी रही होगी, हालांकि शायद उसे इसके संबंधित बूंस नहीं मिले थे। कुल मिलाकर उस युद्ध ने ईवल गॉड्स को हमारी दुनिया पर आक्रमण करने के लिए और अधिक दरारें प्रदान की। आपने संभवतः रॉश लुईस सांसों और अपनी बहन ऑरा के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचान लिया है। एक हद तक वे एक हैं, फिर भी पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व नहीं हैं। रिबर्थ क्षमता की तरह आपकी बहन एक पूर्व पृष्ठभूमि लेकर आई थी, जो रॉश लुईस सांसों के मृत शरीर के भीतर पुनर्जीवित हुई थी। सामान्य प्रगति के अनुसार आपकी बहन को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए था। रॉश की यादों और भावनाओं का एकीकरण, आंतरिक संघर्ष, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रस्तावना, आत्म सद्भाव, एक नए अस्तित्व को अपनाना। यदि आत्मसुलह कम रह गई तो एक वास्तविक साइकियाट्रिस्ट को नियुक्त करना आवश्यक था। पहले 5 वर्षों के दौरान आपकी बहन के व्यवहार को देखते हुए, भले ही उसका आत्म सद्भाव अधूरा रहा हो, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। संभवतः उसकी बेचैनी प्रबंधनीय थी, फिर भी उसने रॉश का एक ईवल गॉड के साथ संबंध अस्वीकार्य पाया। इस अनसुलझे मामले ने सोल समनिंग स्पेल के लिए एक मौका प्रदान किया। जैसे आप हैरान हैं, वह खुद पर सोल समनिंग स्पेल का उपयोग क्यों करना चाहेगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे संदेह है कि सिनर्स न केवल गुप्त संगठन का नाम है, बल्कि इनएविटेबिलिटी पाथवे का सीक्वेंस 2 या सीक्वेंस 1 भी है। इनएविटेबिलिटी नामक इकाई का अतीत, वर्तमान और भविष्य पर अधिकार है। क्या आपने इसे अपने सपने में नहीं देखा? अतीत के सिनर्स और वर्तमान के सफरर्स, क्या वे शानदार ढंग से तालमेल नहीं बिठाते? लेकिन भविष्य के लिए क्या उपयुक्त है? वह अब अपेक्षाकृत शांत था। चाहे वह वास्तविक रॉश लुईस सांसों का पुनरुद्धार हो या ऑरा की डिसोशिएटिव आइडेंटिटी और सोल समनिंग स्पेल के माध्यम से प्रकट आत्मा का अवशेष, वह बिना किसी कठिनाई के किसी को भी स्वीकार कर सकता था। लूमियन ने एक जानबूझकर धीमी सांस छोड़ी, अपनी निगाह पीछे के पत्र की ओर घुमाई। आर्मर्ड शैडो की समस्या बहुत जटिल है। इस समय न तो आपको और न ही 2 ऑफ कप्स को विवरणों से अवगत होना चाहिए। वास्तव में आपके द्वारा ऐसी छाया को समन करने से पहले मैंने केवल मिस्टर हैंगमैन से समान संस्थाओं के बारे में सुना था। उन्होंने केवल 3 या 4 बार उनका सामना किया है, एक बार तो सपने में भी। भविष्य में जब आप आर्मर्ड शैडो को फिर से समन करें और अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें, तो मुझे लिखना और किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना याद रखें। मिस्टर हैंगमैन, टैरो क्लब में हैंगमैन कार्ड के धारक, दूसरी दुनिया की समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार। लूमियन का मन गंभीरता से व्यस्त हो गया, मैडम मैजिशियन के निहित संदेश को महसूस करते हुए। इसमें उच्च स्तर का मामला शामिल है। विवरण अभी आपकी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन आप अपनी क्षमताओं के भीतर जांच कर सकते हैं और सुरागों का पालन कर सकते हैं। इसका तात्पर्य आर्मर्ड शैडो द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दुनिया में टैरो क्लब के निहित स्वार्थ से है। लूमियन ने चुपचाप सिर हिलाया, उसका ध्यान पत्र के अवशेषों पर वापस लौट आया। अंतिम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के समय की पुष्टि होने पर मैं आपको सूचित करूंगी। आपका मिस्टिकल आइटम आने वाले सप्ताह के भीतर तैयार हो जाना चाहिए। हेलर से मिलें। मेरी ओर से कोई स्पष्ट चिंता नहीं है। आप ये संकेत भी दे सकते हैं कि ऑरा की असामान्यता एक अप्रैल फूल्स सदस्य द्वारा सोल समनिंग स्पेल की बिक्री से उपजी हो सकती है, उसकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए। जहां तक उसे आर्मर्ड शैडो के बारे में बताने की बात है, यह आप और 2 ऑफ कप्स पर निर्भर है। लूमियन ने अपनी उंगलियों से हल्का स्पर्श किया, जिससे लाल रंग की लपटों ने पत्र को जला दिया। इस कार्य को पूरा करने के बाद उसने हेलर को उत्तर लिखा। माननीय मैडम हेलर, यदि यह आपको सूट करता है तो आइए कल सुबह 10 बजे काटिए द ऑब्जर्वेटवा के लिटिल काउ कैफे में रू एनसीएन पर मिलते हैं। लूमियन ने शुरू में बाजार जिले मार्केट डिस्ट्रिक्ट में एक बैठक स्थल चुनने की योजना बनाई थी, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर द्वारा उसे एक अजनबी के साथ देखे जाने का जोखिम बहुत अधिक था। उसका दूसरा विकल्प एक कैथेड्रल के पास एक कैफे या बियर हाउस चुनना था। हालांकि उसने महसूस किया कि यह अत्यधिक सतर्क होने के रूप में सामने आ सकता है। ऐसा लगेगा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह कैथेड्रल में शरण ले सकता है। लेकिन सच तो यह था कि उसकी वहां छिपने की हिम्मत नहीं थी। अंत में उसने रू एनसीएन को चुना, वह सड़क जहां साल द बाल यूनिक स्थित थी।
जब समय आएगा, अगर हेलर के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो वह खतरे को उस डांस हॉल की ओर ले जाएगा जिसने उसकी नसों को किनारे पर रख दिया था। वह देखना चाहता था कि क्या वह उपद्रवियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए जोड़ तोड़ कर सकता है। हेलर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने और समय और स्थान की पुष्टि करने के बाद लूमियन अर्थ ब्लड और के साथ रूदेस ब्लाउजर्स ब्लांचेस लौट आया। उसने एक बार फिर फ्रैंका और जेना का दरवाजा खटखटाया। फ्रैंका अभी भी अपनी सामान्य पोशाक पहने हुए थी, उसने अपने रात के कपड़ों नाइटवेयर को नहीं बदला था। उसने लूमियन की ओर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखा और पूछा, तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? जवाब देने के बजाय लूमियन ने पूछा, जेना कहाँ है? तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है? उसे तुमसे भुगतान मिला और वह अपने भाई से मिलने चली गई, फ्रैंका ने उत्तर दिया, यह महसूस करते हुए कि लूमियन के पास चर्चा करने के लिए गंभीर मामले हैं। तभी लूमियन ने अगले दिन हेलर के साथ अपनी मुलाकात की बात छेड़ी। अंत में उसने सवाल किया, क्या मुझे आर्मर्ड शैडो का उल्लेख करना चाहिए? अभी नहीं, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हमारे पास स्पष्ट तस्वीर न हो, फ्रैंका ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कहा। अभी के लिए मेरा उल्लेख मत करना, ऐसा व्यवहार करो जैसे हम कभी नहीं मिले। लूमियन के होठों से एक हंसी निकल गई। तुम हर किसी पर शक करती हो। विवरणों की पुष्टि हो जाने के बाद लूमियन ने फ्रैंका पर एक नज़र डाली। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, मैं गार्डनर को खोजने रू देस फॉन्टेन्स जा रही हूँ, फ्रैंका ने खुले तौर पर जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं उसे कुछ वास्तविक खुशी प्लेजर से परिचित कराने जा रही हूँ। लूमियन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। फ्रैंका धीरे से हंसी, मेरे पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। चूंकि न तो आप और न ही जेना मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे खुशी साझा करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, मैं गार्डनर को ये भी बताऊंगी कि मैंने जेना के अनुरोध पर आपके दुश्मन के खिलाफ आपके ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मुझे लूट का एक बड़ा हिस्सा मिला। लूमियन हैरान था, मुझे लगा था कि तुम इसे उससे गुप्त रखोगी। फ्रैंका ने हंसते हुए समझाया, वह व्यक्ति वास्तव में बहुत संदिग्ध व्यक्ति है। ज़्यादातर मामलों में उसे सच बताना चीज़ों को उससे छिपाने से बेहतर काम करता है। जैसे ही लूमियन ने सहमति में सिर हिलाया, फ्रैंका को कुछ याद आया। रिचुअलिस्टिक इनकैंटेशंस खोज लिए गए हैं। हटाने वाला डिस्पेलिंग मंत्र हिज ग्रेस है और उपयोग करने वाले मंत्र काउ, शीप और डॉग हैं। यह उपयोग की गई खाल हाइट के प्रकार पर निर्भर करता है। सब कुछ हर्मीज में है। इसके साथ डिमनेस ने अपना हाथ हिलाया और खुशी के भाव के साथ चली गई। डिस्पेलिंग मंत्र हिज ग्रेस है, पाद्रे का सत्ता पावर के प्रति निश्चित रूप से स्वाद है। लूमियन अपार्टमेंट 601 में दाखिल हुआ, 5 रिचुअलिस्टिक हाइड्स ली और अपने सेफ हाउस की ओर चल दिया। बेशक वह फ्रैंका के लिए दरवाजा लॉक करना नहीं भूला। अगली सुबह रू एनसीएन कार्टिए द ऑब्जर्वेटवा पर लूमियन पुरानी इमारतों के बीच टहला, यह महसूस करते हुए कि साल द बाल यूनिक और अलोन बार इस समय बंद थे। डिंग डिंग डिंग, एक डाकिया नीले फूलों वाले कोट में साइकिल से गुजरा। लूमियन ने साल द बाल यूनिक के मजबूती से बंद दरवाजे से अपनी निगाहें हटाईं और अपनी टहल जारी रखी, लिटिल काउ नामक कैफे की ओर बढ़ते हुए। लिटिल काउ कैफे पास की सड़कों के कामकाजी वर्ग के लोगों की सेवा करता था, उन्हें किफ़ायती नाश्ता और दोपहर के भोजन के विकल्प प्रदान करता था। हलचल भरे नाइट मार्केट के बीच भी ग्राहक केवल वन वर्ल्ड डॉ में भरपूर और संतोषजनक भोजन का आनंद ले सकते थे। मामूली आय वाले कई व्यक्ति, जैसे कि मोटल परिचारक, अटेंडेंस प्रेस तरह सहायक, हैंडीमैन और प्रति माह 60 से 80 वर्ल्ड डॉ कमाने वाले सफाई कर्मचारी, कैफे में या तो अकेले या हर 2 सप्ताह में अपने परिवारों के साथ खुद को ट्रीट देने के लिए आते थे। जब लूमियन अंततः पहुंचा तो नाश्ते की भीड़ कम हो गई थी। कैफे में केवल मुट्ठी भर ग्राहक थे और कर्मचारी कुछ थके हुए लग रहे थे, जिनमें उत्साह की कमी थी। पिसे हुए कॉफ़ी बीन से बनी मकायल कॉफ़ी के एक कप का ऑर्डर देने के बाद लूमियन निर्धारित स्थान पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक हेलर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही कैफे में कोयल वाली दीवार घड़ी ने समय बताया, एक महिला ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। एक दिलचस्प काले रंग की पोशाक पहने हुए उसने एक रहस्यमय आकर्षण बिखेरा, जो एक विधवा से अपेक्षित पोशाक की याद दिलाता था। महिला को करीब आते देख लूमियन सीधा बैठ गया और उसे गौर से देखा। उसकी त्वचा का रंग अप्राकृतिक रूप से पीला था, मानो वह लंबे समय तक सूरज की रोशनी से दूर रही हो। हल्के सुनहरे बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर गिर रहे थे, कोमल फिर भी चमक की कमी थी। उसकी आंखें सारी उपलब्ध रोशनी को सोखती हुई लग रही थीं, जिससे वे काली और अपना असली रंग प्रकट करने में अभेद्य हो गई थीं। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं काफ़ी आकर्षक थीं, लेकिन उन्होंने लूमियन पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसके ठंडे व्यवहार ने एक छाया डाल दी हो, जिससे वह पूरी तरह से आकलन करने से रुक गया हो। उसका बर्फीला व्यवहार केवल दूरी ही पैदा नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि यह उसके भीतर से निकल रहा है, जिससे आसपास का तापमान थोड़ा गिर गया। इससे पहले कि लूमियन और अधिक विवरण देख पाता, महिला उसके सामने बैठ गई और एक ठंडे लहजे में पूछा, मगल का भाई,
हालांकि लूमियन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह मैडम हेलर है, उसकी प्रत्यक्षता ने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना किसी वेश के प्रकट होगी, विश्वासघात की संभावना के बारे में बेपरवाह लग रही थी। लूमियन ने नियस फेस या मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह आमतौर पर बुनियादी वेश डिस्गाइजेस का उपयोग करता था। अपने विशिष्ट सुनहरे काले बालों और साधारण मेकअप पर भरोसा करते हुए उसने वांटेड पोस्टरों में चित्रित लूमियन ली से पर्याप्त अंतर बनाए रखा। शायद यह वेश का एक ऐसा रूप है जिसे मैं नहीं पहचान सकता, लूमियन ने एक विनम्र मुस्कान दी और सिर हिलाया। मैडम हेलर, लेडी ने अपनी पहचान स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ दे सकता हूँ? लूमियन ने विनम्रता से पूछा। हेलर औपचारिकता में नहीं पड़ी। एक गिलास एब्सिंथ और एक ट्रिपल एस्प्रेसो शॉट। सुबह 10 बजे शराब पीना मेरी आदतों के लिए काफ़ी मेल खाता है, और वह ट्रिपल शॉट रीम एस्प्रेसो भी लेती है। क्या उसकी रात बिना नींद के गुजरी? या शायद शराब पीने की एक रात अपनी इंद्रियों को साफ करने के लिए एब्सिंथ की तलाश में? लूमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वेटर को इशारा करते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। एक बार जब हल्का हरा एब्सिंथ और कड़क रीम एस्प्रेसो हेलर के सामने आ गया, तो लूमियन ने अपनी बातचीत के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। गल्प। हेलर ने एक ही झटके में एब्सिंथ का आधा गिलास खत्म कर दिया। उसका पीला चेहरा धीरे धीरे कुछ रंग वापस पा रहा था। गिलास नीचे रखते हुए उसने अपने बाएं अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली की एक अंगूठी घुमाई। अंगूठी में एक सुंदर सादगी थी, शुद्ध चांदी के आधार में जड़ा हुआ कई पहलुओं वाला एक काला हीरा। जैसे ही हेलर ने धीरे से अंगूठी घुमाई, लूमियन ने परिवेश में एक सूक्ष्म बदलाव का अनुभव किया, जैसे कि आसपास की रोशनी कम हो गई हो। अब कोई हमारी बातें नहीं सुन सकता। हेलर की आवाज़ में ठंडा व्यवहार बना रहा। प्रभावशाली, यह महारत फ्रैंक की क्षमताओं से परे है। वास्तव में कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के एक सदस्य के लिए उपयुक्त, जो डिवाइन के रास्तों पर सबसे दूर तक गया है। लूमियन ने हेलर की उन काली आंखों पर अपनी निगाहें जमाए रखी जिनमें रोशनी सोखने वाली तीव्रता थी। वह शांत संयम के साथ आगे बढ़ा। मैंने हाल ही में कुछ नई खोजें की हैं। हेलर चुप रही, उसकी निगाहें लूमियन पर टिकी रहीं, आगे के खुलासे का इंतजार करती रहीं। मैंने गियोम बेनेट को पकड़ लिया है, लूमियन ने इसे बिना किसी घमंड के बताया। ये साल द बाल ब्राइस के एक बारटेंडर द्वारा एक नए कॉकटेल के निर्माण का उल्लेख करने के समान था। हेलर की प्रतिक्रिया एक सिर हिलाना था, जिसने गियोम बेनेट को पकड़ने के विवरण में बहुत कम रुचि दिखाई। गियोम बेनेट से शुरुआत करते हुए लूमियन ने मगल और के परिवर्तनों को सुनाया, जिसमें उत्पन्न होने वाली विचित्रताओं का विवरण दिया गया, जिसमें छिपकली जैसे एल्फ की उपस्थिति और रोशलुई सांसों नाम शामिल था। अंत में उसने कागजों का एक ढेर प्रस्तुत किया। ये वह ग्रिम्वा है जो मेरी बहन ने कॉडू में इनएविटेबिलिटी के विश्वास के फैलने से 3 महीने पहले लिखा था। कृपया इसकी समीक्षा करें और किसी भी अनियमितता का पता लगाएं। पूरी कहानी के दौरान हेलर एक चौकस श्रोता बनी रही, फिर भी उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव सीमित रहे। केवल जब लूमियन ने छिपकली जैसे एल्फ की दूसरी उपस्थिति का उल्लेख किया और रोश लुई सांसों नाम लिया, तो उसने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। हेलर, जिसने चुप्पी बनाए रखी थी, ने तेजी से ग्रिम्वा को पढ़ा। उसकी गति लगभग अलौकिक थी, जैसे कि वह हर पन्ने को पलटने के साथ उसके पन्नों से रहस्यमय अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकती थी, किसी भी विसंगति का पता लगा सकती थी। 5 से 6 मिनट के अंतराल के बाद उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना निकाला। इस पर वह सोल समनिंग स्पेल था जिसे ऑरा ने प्रलेखित किया था। केवल कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य और साझा अनुभव रखने वाले ही एक नज़र में समस्या का पता लगा पाएंगे। लूमियन ने खुद को भावना की अचानक लहर से उत्तेजित पाया। हेलर ने एक बार फिर एब्सिंथ उठाया, सपने जैसे हरे तरल के बाकी हिस्से को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। इसे खत्म करने के बाद उसने अपनी निगाह लूमियन की ओर घुमाई और कहा, छिपकली जैसे एल्फ के मामले पर आपके क्या विचार हैं? मैंने अफवाहें सुनी हैं कि हाल के समय में हेवन ने एल्व्स के एक समूह को निर्वासित कर दिया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पारभासी डायाफिनस छिपकलियों के समान हैं, लूमियन ने जवाब दिया। उसने उन प्रतीकात्मक व्याख्याओं में जाने से परहेज किया जो मिस्टर पोर्ट ने प्रदान की थी, इसके बजाय आधिकारिक अन्वेषक रायन द्वारा प्रदान किए गए विवरण को प्रस्तुत करने का विकल्प चुना। हेलर का रंग थोड़ा गुलाबी हो गया, उसके व्यवहार में ठंडक कम हो गई। मैं इन एल्व्स के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि रखती हूँ और उन पर एक हद तक अध्ययन किया है। उन्हें हेवन से निर्वासित नहीं किया गया था। ये प्रशंसनीय है कि वे एक वैकल्पिक क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। वैकल्पिक क्षेत्र में कुछ लोक कथाओं और घटनाओं को जोड़ने, समय बीतने के साथ वैकल्पिक क्षेत्र के तत्वों को स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने और हमारी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति मिली होगी। वर्तमान में यह मेरी व्यक्तिगत परिकल्पना है, मैंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हाल के वर्षों में इन एल्व्स की घटना का अध्ययन किया है और व्यक्तिगत रूप से उन पारभासी छिपकली जैसे एल्व्स का सामना किया है जिनका आपने वर्णन किया है। हालांकि वे उन पारभासी छिपकली जैसे प्राणियों से भिन्न हैं जिनका आपने उल्लेख किया है।
सच्चे एल्व्स नहीं। लूमियन ने इस दावे पर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। आखिरकार रायन और उसके सहयोगी सिद्धांत बना रहे थे और मिस्टर पोर्ट का दृष्टिकोण एक अलग गुट के साथ संबद्धता की ओर झुका हुआ था। हेलो ने विस्तार से नहीं बताने का फैसला किया, एक सिर हिलाकर लूमियन के संदेह की पुष्टि की। मैं विभिन्न स्रोतों से एल्फ किंवदंतियों में समान रूपांकनों मोटिव्स की तलाश जारी रखूंगी। ये कहकर उसने सोल समनिंग स्पेल वाली ग्रिमवा को घुमाया और उसे लूमियन की ओर धकेल दिया। संभवतः यहीं से तुम्हारी बहन की समस्या शुरू होती है। लूमियन की आंखों ने स्पष्टीकरण की उसकी प्रत्याशा व्यक्त की। वह हेलो के दृष्टिकोण को सुनने के लिए वास्तव में उत्सुक था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सबसे सुरक्षित रहस्य को उजागर करेगी, जैसा कि फ्रैंक ने किया था। हेलो का लहजा बर्फ जैसा ठंडा बना रहा जब उसने शुरू किया, मेरी तुम्हारी बहन के साथ कई बातचीत हुई है और मैंने महसूस किया है कि वह अपने मूल परिवार में निहित मनोवैज्ञानिक उथल पुथल से जूझ रही थी। उसके जैविक परिवार बायोलॉजिकल फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ है। नतीजतन तुम्हारी बहन के पास उनसे दूरी बनाने और सीमावर्ती गांव में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कॉडू की बढ़ती असामान्यता के बारे में आपके धीरे धीरे होने वाले एहसास को दर्शाता है, जो आपकी भागने की इच्छा को प्रेरित करता है। इसीलिए मैंने आपका ध्यान जांच के इस मार्ग की ओर निर्देशित किया। और यदि कोई इस नोटबुक में विस्तृत सोल समनिंग स्पेल का स्वयं पर उपयोग करता है, तो इसकी अत्यधिक संभावना है कि आपकी बहन का मनोवैज्ञानिक संकट एक मानसिक बीमारी में बदल जाएगा, जो संभावित रूप से उसके व्यक्तित्व के वास्तविक अलगाव डिसोसिएशन की ओर ले जाएगा। लूमियन ने पूछने से पहले एक पल के लिए विचार किया, क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि रोश लुई सांसों मेरी बहन का एक अलग व्यक्तित्व डिसोशिएटेड पर्सोना है, कि इनेविटेबिलिटी के विश्वास की नींव उसके जैविक परिवार से उत्पन्न होती है? ये निष्कर्ष कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सबसे सुरक्षित रहस्य का खुलासा करने से बचते हुए सबसे तार्किक निष्कर्ष प्रतीत होता था। फिर भी मैडम मैजिशियन ने भी एक संभावित कारण के रूप में डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की धारणा पर विचार किया था। हेलो ने अपने ट्रिपल शॉट रीम एस्प्रेसो का एक घूंट लिया। स्थिति डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के मामले से अधिक जटिल हो सकती है। इसमें कुछ विचित्र रहस्यमय घटना शामिल लगती है। वह, हालांकि, आपकी भविष्य की जांच पर निर्भर है। लूमियन ने एक सिर हिलाकर उसकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और एक गंभीर व्यवहार के साथ अपना प्रश्न पूछा। क्या उस अप्रैल फूल सदस्य के साथ कोई समस्या है जिसने मेरी बहन को सोल समनिंग स्पेल बेचा था? क्या उन्होंने डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जुड़े परिदृश्य का पूर्वानुमान लगाया था? हेलो जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रही। ये संदिग्ध है, लेकिन मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं हो सकती। मेरा इरादा आगे जांच करने का है, हालांकि इसमें काफ़ी समय लग सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, रिसर्च सोसाइटी की संगठनात्मक संरचना काफ़ी अनौपचारिक है और अप्रैल फूल्स के व्यक्तियों के साथ मेरे संबंध सीमित हैं। मैं समझता हूँ। लूमियन ने फ्रैंक से भी इसी तरह की बात सुनी थी। हेलो ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए विचार किया। वास्तव में आप इस मामले की जांच के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। दुर्भाग्य से आपके पास आवश्यक पूर्वापेक्षाओं प्रीरेक्विजिट्स की कमी है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? लूमियन ने पूछा। उसके शब्दों में वास्तविक आश्चर्य था। कॉडू में बुद्धि और शरारत के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति के लिए जांच का नेतृत्व करने की संभावना अप्रत्याशित थी। उसने मान लिया था कि उसकी भूमिका केवल फ्रैंक का समर्थन करने की होगी। हेलो का लहजा अपनी ठंडक बनाए रहा। यदि आपके पास अपनी उपस्थिति को शारीरिक रूप से बदलने के लिए एक बियॉन्ड अ पावर होती, तो आप मगल में बदल सकते थे और उसके रूप में विभिन्न रिसर्च सोसाइटी गैदरिंग्स में भाग ले सकते थे। फिर जब अवसर आता, तो आप अप्रैल फूल्स के किसी भी सदस्य को देख सकते थे जो मगल की उपस्थिति पर अजीब प्रतिक्रिया देता है और असामान्य व्यवहार के लक्षण दिखाता है। आप छिपे हुए इरादों वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए खुद को चारिक बेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैं और बनकर और मगल कोड नाम का उपयोग करके कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी का सदस्य बनूं। लूमियन ने कभी ऐसे परिदृश्य की कल्पना नहीं की थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने टिप्पणी की, क्या मैं वास्तव में एक ट्रांसफॉर्मेशन आइटम के साथ भी अपनी बहन होने का नाटक कर सकता हूँ? विशेष रूप से आपकी रिसर्च सोसाइटी के भीतर। वह उनकी दुनिया और उसकी जटिलताओं से परिचित नहीं था। वह संचार की खाई को प्रभावी ढंग से कैसे पाट सकता था? बस एक या दो वाक्य संभावित रूप से उसका राज खोल सकते थे। हेलो ने अपनी ठंडी आवाज में जारी रखा, चिंता मत करो, फिक्र करने का कोई कारण नहीं है। हमारी रिसर्च सोसाइटी काफ़ी अनौपचारिक रूप से काम करती है। मुट्ठी भर सदस्यों को छोड़कर जो निजी संचार बनाए रखते हैं, बाकी साल में केवल 2 से 4 बार मिलते हैं, वह भी वेश बदलकर। और संचार के लिए हम जिन कई कोड वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं, वे आपसे परिचित हैं। आपकी अपनी बहन के साथ संबंधों को देखते हुए, वह उन्हें जानबूझकर आपसे छिपाएगी नहीं या उनका उपयोग करने से परहेज नहीं करेगी। समझ गया। लूमियन का मूड अचानक खराब हो गया।
वह मुझे इसका सटीक महत्व भी समझाएगी और इसका श्रेय घर के किसी दार्शनिक या यहाँ तक कि एम्परर रोसेल को देगी। ये सुनकर हेलन ने उत्तर दिया, यदि आप वास्तव में मगल के रूप में छद्म वेश धारण करने और रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं तो घर के दार्शनिकों को जबरदस्ती उद्धृत साइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सामग्री के बाद वाले हिस्से का उल्लेख करें। तो क्या मुझे, एम्परर रोसेल ने एक बार कहा था, शामिल करना चाहिए? लूमियन ने विवरणों पर गंभीरता से विचार किया। उसके पास एक महत्वपूर्ण आइटम की कमी थी और वह ऑरा का प्रामाणिक रूप से रूप धारण नहीं कर सकता था। और भले ही नियस फेस मुख्य रूप से एक भ्रम था, इसे संबंधित क्षमताओं से लेस बियॉन्डर्स द्वारा तुरंत पहचाना जा सकता था, चाहे दूसरे पक्ष का पद सीक्वेंस 9 मिस्ट्री प्रायर जितना कम हो, वे एक नज़र में उसकी गैर महिला पहचान को पहचान लेंगे। फिर भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ रहा। कौन जानता था कि भविष्य में कम नकारात्मक प्रभावों के साथ ट्रांसफिग्यूरेशन का मौका मिल जाए। मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस के उपयोग के माध्यम से प्राप्त रहस्यमय मेकअप के संबंध में यह मनोवैज्ञानिक सुझाव प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि सभा में उपस्थित लोग अपना चेहरा छिपाते थे। इसके अलावा यह उसका लिंग नहीं बदल सकता था। हेलो मौन हो गई, उसके चेहरे की मांसपेशियां सूक्ष्म रूप से फड़क रही थीं। इस घटना में कि आपको ऐसी भूमिका निभाने का अवसर दिया जाता है, सुनिश्चित करें कि इन उल्लेखों से बचें। आपके पास इस बारे में सटीक विवेक नहीं हो सकता है कि ऐसे संदर्भ कब उपयुक्त हैं। बस ध्यान रखें, अन्य सदस्य अक्सर माहौल को हल्का करने या मनोरंजन प्रदान करने के लिए, एम्परर रोसेल ने एक बार कहा था, वाक्यांश का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में एम्परर रोसेल की छवि बहुत अनुकूल नहीं है? ऐसा नहीं है कि यह प्रतिकूल है। इसके बजाय यह एक हास्य गुण ग्रहण करता है, इस बारे में बात करते हुए, और अभी ऐसा ही करती है। जब भी उसका उत्साह कम होता है, जब तक मैं जानबूझकर एम्परर रोसेल के शब्दों का संदर्भ देता हूँ, वह ढीली हो जाती है और खुद को अनैच्छिक रूप से हंसते हुए पाती है। लूमियन ने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के तर्क को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने आगे पूछताछ करने से परहेज किया, उनके सबसे गहरे रहस्य के बारे में अज्ञानता का ढोंग करने की आवश्यकता को पहचानते हुए। यदि अवसर मिला तो उसका इरादा इस मामले पर फ्रैंकर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का था। हेलो ने जारी रखा, सभा में भाग लेते समय बोलने से ज़्यादा सुनने का ध्यान रखें। यदि आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो गहन चर्चाओं में जाने से बचें। यदि दूसरे अतीत में जाते हैं तो यदि संभव हो ध्यान केंद्रित करें और एक संरक्षणवादी पैट्रोनाइजिंग लहजा बनाए रखें। मगल के लक्षणों और विशेषताओं का अनुकरण करने से उसके रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद मिलेगी। लूमियन ने एक पल के लिए विचार किया। ये वेश, हालांकि, केवल एक सतही धोखा बना हुआ है। आपकी रिसर्च सोसाइटी में डिविनेशन में कुशल और गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले बियॉन्डर्स मौजूद हैं। वे आसानी से पहचान सकते हैं कि मैं मेरी बहन नहीं हूं। नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत, वे आपको असली मगल साबित कर सकते हैं। हेलन ने लूमियन की अपेक्षा के विपरीत एक अप्रत्याशित उत्तर दिया। उसके अनावरण किए गए विस्मय के बीच हेलन ने विस्तार से बताया, शुरुआत के लिए, हम में से अधिकांश अपने साथी सदस्यों की वास्तविकताओं से अनजान रहते हैं, जो प्रभावी डिविनेशन या भविष्यवाणी की हमारी क्षमता में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त, आपकी बहन की मेरी समझ के साथ, मैंने उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक आर्टिफैक्ट का उपयोग किया। फिर भी, मैं उसके जीवन या मृत्यु की स्थिति का पता नहीं लगा सकी। यह एक दुर्जय या एंटी डिविनेशन बाधा का सामना करने जैसा था। लूमियन अंतर्निहित तर्क को समझने से पहले चकित रह गया। मैडम मजिशियन के अनुसार और पूरी तरह से नहीं मरी थी। पुनरुद्धार की संभावना बनी रही। उसकी आत्मा का टुकड़ा मिस्टर फूल द्वारा सील कर दिया गया था, जिससे पारंपरिक डिविनेशन सील को दरकिनार करने और की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में असमर्थ हो गई। एक शक्तिशाली एंटी डिविनेशन प्रभाव काम कर रहा था। हेलन ने अपने ट्रिपल शॉट रीम एस्प्रेसो का एक और घूंट लिया। क्या? लूमियन ने लगभग प्रश्न उछाल ही दिया था। शायद यह इस तथ्य से उपजा है कि मेरी बहन की आत्मा का एक टुकड़ा मेरे भीतर विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। लूमियन ने एक लंबी आह भरी। कितने अफसोस की बात है। हेलन के विश्लेषण के बाद उसने इस विश्वास को पाल लिया कि वह बिना किसी जोखिम के कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के भीतर अपनी बहन की जगह ले सकता है। वह ऐसा करना चाहता था। इस तरह वह न केवल फ्रैंकर के ऑपरेशन में उसकी मदद कर सकता था, बल्कि उसे अकेले जोखिमों से भी बचा सकता था। साथ मिलकर वे काम कर सकते थे, एक खुले में, दूसरा साए में, अपने प्रतिद्वंद्वी को सावधानीपूर्वक तैयार किए गए जाल में फंसाते हुए। साथ ही लूमियन ने ऑरा के बारे में अमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए समाज की सभाओं का उपयोग करने की क्षमता को पहचाना। अफसोस की बात है कि उसकी एकमात्र बाधा उसके ट्रांसफिग्यूरेशन क्षमताओं की कमी थी। अपने लिंग, कद या काया को बदलने की शक्ति उससे बच गई थी। हवा में एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि हेलन ने अप्रैल फूल्स की समस्या की जांच के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उसके बाद उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इस बार कैटेकोम्स के अतीत में गहराई तक जाने के लिए तैयार आई हूं।
क्या आपके पास उस जगह के बारे में कोई जानकारी है? कैटाकोम्स में और गहराई तक। लूमियन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसने उसे याद दिलाने की पहल की, वहां बहुत खतरा है। उनके पत्रों से मिलने वाले मैडम हेलर के मार्गदर्शन और पूर्व सुझाव अमूल्य रहे थे। गहरी प्रशंसा के साथ उसने कैटाकोम्स की अपनी समझ और उन विचित्र घटनाओं को सुनाया जिनका वह गवाह रहा था। अंत में उसने कहा, किसी अस्पष्ट कारण से केवल मैं ही उस बदकिस्मत जोड़े की यादें रखता हूँ। बाकी लोग अज्ञानता का ढोंग करते हैं, जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो। सच तो यह है कि मकबरे के प्रशासक कैंडल को भी इसे महसूस करना चाहिए था, फिर भी उसने अज्ञानता का ढोंग किया। हेलर ने शांत चिंतन में सुना। बिना किसी आश्चर्य या घबराहट के उसने पूछा, क्या आपने समैरिटन विमेंस स्प्रिंग के बारे में सुना है? सुना है। हालांकि एक पाखंडी शार्लेटन के मुंह से, लूमियन ने विचार किया। उसकी भौहें ओस्टरट्रल के वर्णन को याद करने की कोशिश में सिकुड़ गईं। उसने दावा किया कि कैटाकोम्स के ऊपरी स्तर पर समैरिटन विमेंस स्प्रिंग एक दिखावा है। उस समय निर्माण की त्रुटि के कारण पीछे छूटा हुआ बस एक पोखर। प्रशासकों ने इसे एक किंवदंती में बदल दिया। लेकिन भूमिगत दुनिया में गहराई में एक प्राचीन मकबरे के भीतर फाउंटेन ऑफ ऑब्लिवियन स्थित है। हेलर ने लूमियन के विवरण पर टिप्पणी करने से परहेज किया और बस सिर हिला दिया। धन्यवाद। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उसने अपने 3 शॉट एस्प्रेसो का आखिरी हिस्सा खत्म किया, अपनी सीट से उठी और कैफे के निकास की ओर चल दी। जैसे ही वह अपनी सीट से उठी, भारी सन्नाटा टूट गया और सूरज की रोशनी एक बार फिर अपनी चमक के साथ इलाके में भर गई। लूमियन कुछ देर और बैठा रहा, अपनी मकायल कॉफी के आखिरी घूंट का आनंद लेता रहा। उसके बाद वह रू एनसीएन के साथ चल पड़ा। उसका गंतव्य प्लेस डू पुरगटवा था। वहां उसने बाजार जिले मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापस जाने के लिए एक सार्वजनिक गाड़ी कैरेज पकड़ने की योजना बनाई। साल द बाल यूनिक और अलोन बार के पास से गुजरते हुए अचानक एक स्पष्ट झंझनाहट लूमियन के कानों तक पहुंची। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वह तेजी से पीछे मुड़ा। उसने एक ऐसी आकृति देखी जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, जिसने अभी अभी नए खुले अलोन बार में प्रवेश किया था। एक नाजुक हल्के सफेद फिशनेट ड्रेस में लिपटी उस आकृति ने रेशमी फूलों से सजी एक छोटी गोलाकार टोपी पहनी थी। बालों के जटिल जूड़ों से 2 सुंदर चांदी की घंटियां लटक रही थीं, जो उस आकृति के गहरे रंग के जूतों पर लगे समान सामानों की पूरक थीं। लियर, ब्यूरो 8 की लियर। लूमियन ने उस व्यक्ति को लियर के रूप में पहचान लिया, वह आधिकारिक अन्वेषक जो उसके सपने में दाखिल हुई थी। साल द बाल यूनिक खतरनाक है। क्या अलोन बार का उपयोग ब्यूरो 8 द्वारा विरोधी गढ़ की निगरानी के लिए किया जा सकता है? अपनी निगाहें हटाने के बाद लूमियन ऐसे आगे बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साल द बाल ब्राइज लौटते हुए लूमियन ने खुद को गार्डनर मार्टिन द्वारा काटिए दिल कैथेड्रल कमेमोरेटिव में 11 रू देस फॉन्टेन्स पर बुलाया हुआ पाया, ठीक उसी समय जब वह कुछ आराम की उम्मीद कर रहा था। किताबों की अलमारियों से सजे एक कमरे के अंदर हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पतलून पहने गार्डनर मार्टिन ने एक ऊर्जावान मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। फ्रैंकर ने उल्लेख किया कि आपका प्रतिशोध पूरा हो गया है। लूमियन ने बॉस से निकलने वाले एक अजीब रोमांच का पता लगाया, जैसे कि उसने अत्यधिक खुशी का अनुभव किया हो और अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ हो। उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, हाँ, मैंने पहले ही गियोम बेनेट को मार दिया है। शुक्र है। रेड बूट्स, जेना और एंथनी रीड, जिस सूचना ब्रोकर को मैंने काम पर रखा था, ने मेरी सहायता की। उसने प्रतिभागियों के बारे में कोई विवरण नहीं छोड़ा, किसी भी चीज को छिपाने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वे संवाद करने के लिए रैट क्रिस्टो और उसके पालतू जानवरों पर भरोसा करते थे। गार्डनर मार्टिन ने थोड़ा सिर हिलाया और टिप्पणी की, आपने दक्षता एफिशिएंसी के मामले में मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। फ्रैंक विवरणों में नहीं गई। क्या आप मुझे समग्र स्थिति का अवलोकन दे सकते हैं? जब सिनर्स संगठन की बात आई तो लूमियन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने गियोम बेनेट की विभिन्न क्षमताओं को स्पष्ट किया, उनके विशिष्ट प्रभावों का विवरण दिया। गार्डनर मार्टिन ने ध्यान से सुना और विचार में पूछा, आपको क्या लगता है कि गियोम बेनेट की शक्ति सीक्वेंस में किसके बराबर है? लूमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सीक्वेंस 5। गार्डनर मार्टिन द्वारा चिंतनशील मौन में गिरने से पहले एक संक्षिप्त विराम हुआ और फिर उसने कहा, मैंने आपको एक उद्देश्य, एक मिशन के लिए बुलाया है। क्या मिशन? लूमियन ने अपनी जिज्ञासा नहीं छिपाई। गार्डनर मार्टिन की मुस्कान फिर से दिखाई दी। ये काफी सीधा है। काटिए द लॉपरा में मैकेनिकल कैफे की ओर बढ़ें और ब्लैक कैट नाम के एक साहित्यिक और कला समूह के साथ संपर्क स्थापित करें। मुझमें किसी कलात्मक झुकाव इंक्लिनेशन की कमी है, लूमियन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया और कहा, किसी कलात्मक झुकाव की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्राथमिक भूमिका ब्लैक कैट के सदस्यों में से एक को प्रायोजित स्पॉन्सरिंग करने और उससे दोस्ती करने की होगी। उसके पूर्वज के पास एक काउंट का कुलीन खिताब था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे वह खुद को पुकारना काफी पसंद करता है। सही, उसका नाम पूफा साउरॉन है। काटिए द ला मेजॉन डॉपरा, रू लॉम्बर।
ये सड़क अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध थी और रंग बिरंगी कैंडीज हर कोने को सजाती थीं। रूलॉम्बर के अंत में मैकेनिकल कैफे स्थित था, जो एक छोटी कन्फेक्शनरी फैक्ट्री के बगल में था। बाहर से यह एक साधारण जगह जैसा दिखता था और कांच की खिड़कियों से झांकने पर भी इसके यांत्रिक स्वभाव मैकेनिकल नेचर का कोई संकेत नहीं मिलता था। भारी लकड़ी के दरवाजे पर काला ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम इसकी वास्तविक पहचान का एकमात्र अनुस्मारक था। लुमियन ने गहरे भूरे रंग के दरवाजे को धकेला, लेकिन उसने विरोध किया जैसे कि भीतर से बंद हो। एक पल के अवलोकन के बाद उसने माध्यमिक खिड़की के पास लटकी डोरबेल खींची। टिमटिमाती झनकार के बीच लुमियन ने धातु की हल्की खनक पकड़ी और देखा कि दरवाजा धीरे से खुला। इसके पीछे से एक यांत्रिक हाथ मैकेनिकल आर्म निकला, जो एक सजावटी प्रदर्शन की तरह बार काउंटर तक पहुंच गया। आसपास का सर्वेक्षण करते हुए लुमियन कैफे के एक कोने की ओर बढ़ा। वहां दो एक टांग वाली मेजें रखी गई थीं, जिसमें 5 व्यक्ति बैठे थे। उनमें से उब्र लाल बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अलग दिख रहा था। सौंदर्य प्रसाधनों कॉस्मेटिक्स से गोरी त्वचा, उसकी भूरी लाल आंखों पर जोर देने वाले काले घेरे के साथ वह एक आकर्षक व्यक्तित्व था। साफ सुथरी दाढ़ी वाला, उसने एक खुला भूरा मखमली कोट और बिना बो टाई के लाल शर्ट पहनी थी, जो शोधन और आकस्मिक लालित्य की हवा बिखेर रही थी। ये काउंट पूफर था, इंटीज के पूर्व शाही साउरॉन परिवार का सदस्य जिसे लुमियन खोज रहा था। अपने पिता से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिलने के बाद उसने राजनीति, सैन्य सेवा या व्यापार में कदम नहीं रखा था। इसके बजाय वह एक साहित्यिक आलोचक के रूप में विभिन्न कलात्मक हलकों में घूमता था और ब्लैक कैट सभाओं में भाग लेता था। मुस्कुराहट के साथ करीब आते हुए लुमियन ने पूछताछ की, क्या आप काउंट पूफर हैं? पूफर साउरॉन ने लापरवाही से ऊपर देखा। उसका लहजा शांत था जब उसने पूछा, क्या आप वह दोस्त हैं जिसका मार्टिन ने उल्लेख किया था? हाँ, सील डूबवा, लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। एक कुर्सी खींचकर सीट पर कब्जा कर लिया। पूफर ने उसे मापा, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप काफी सुंदर मित्र हैं। साहित्य, तेल चित्रकला, ऑयल पेंटिंग्स, मूर्तिकला, स्कल्पचर्स, कविता और संगीत में आपकी पसंद क्या है? उपन्यास, लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। पूफर पीछे की ओर झुका, तिरछे सामने बैठे मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। अनौरी, हाल के समय में सबसे अधिक साहित्यिक वाक्पटुता एलिक्वेंस वाला लेखक। वह लेखक जो कामुकता एरोटिका के क्षेत्र में गया, ये भूल गया कि लेखन का सार मानव स्वभाव का पता लगाना है। लुमियन ने स्वाभाविक रूप से इस उपन्यासकार के बारे में और के मूल्यांकन को याद किया। शुरुआत में अनौरी के कार्यों ने मानवता को समझने के साधन के रूप में प्रेम का पता लगाया था, लेकिन समय के साथ ध्यान बदल गया, पूर्व द्वारा उपभोग किया गया। और का मानना था कि यदि प्रतिबंध नहीं होते तो अनौरी ने संभवतः मंक्स चेसिंग डॉग्स जैसा कुछ लिखा होता, एक अश्लील उपन्यास। बेशक लुमियन को मानव स्वभाव की जांच करने की बहुत कम परवाह थी, वह बस आकर्षक हिस्सों का आनंद लेता था। आपके उपन्यासों ने निश्चित रूप से मेरे क्षितिज को व्यापक बनाया है, उसने अनौरी से वास्तव में कहा। काले बालों और नीली आंखों के साथ आनो ने अपनी पाइप पर कश लगाया और टिप्पणी की, सौभाग्य से आपने मेरे डेथ ऑफ अ हेरल्ड की सराहना करने का उल्लेख नहीं किया। डेथ ऑफ अ हेरल्ड, क्या वह एडियाराई का काम नहीं है? सही, और ने नामों में समानता का उल्लेख किया था, जिससे अक्सर भ्रम पैदा होता था। जब लुमियन ने पूछताछ की तो ज्ञानोदय हुआ, आपका मतलब उस एडियाराई से है जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो सालाना 5 अंकों की संपत्ति कमाता है, फिर भी केवल डॉश्टी पैदा करने का प्रबंधन करता है। अनौरी हंसी में फूट पड़ा। यह एक गिलास एब्सिंथ के लायक है। इसके साथ उसने अपने सामने की एक टांग वाली मेज पर चांदी भूरे रंग के धातु के बटन को 3 बार थपथपाया। काउंट पूफर ने लुमियन के स्वागत में खुशी महसूस की और ब्लैक कैट संगठन के अन्य सदस्यों का परिचय देने के लिए आगे बढ़े। उनमें मलन, एक पीले और थके हुए रंग वाला चित्रकार, अर्नस्ट यंग, एक थोड़ा सख्त दिखने वाला साहित्यिक आलोचक, और रेटा, एक कवि जिसने चेरीवुड पाइप पकड़ा हुआ था, शामिल थे। जैसे ही लुमियन अपनी शुभकामनाएं दे रहा था, उसने देखा कि अनौरी की एक टांग वाली मेज की लोहे के रंग की सतह अप्रत्याशित रूप से विभाजित हो गई, जो एक खिले हुए फूल की तरह खुल रही थी। पुनकेसर स्टेमन के भीतर पन्ना हरे रंग का एब्सिंथ का एक गिलास, जो एक स्वप्निल चमक बिखेर रहा था, एक ट्रे पर दिखाई दिया जो एक यांत्रिक लिफ्ट, मैकेनिकल लिफ्ट के माध्यम से ऊपर उठा। लेखक अनौरी ने एब्सिंथ का गिलास उठाया और ट्रे पर 1 वर्ल्ड मूल्य का चांदी का सिक्का फेंका। धीरे धीरे यांत्रिक लिफ्ट नीचे उतरी, जिससे धातु की विभाजित सतह बंद हो गई और एक टांग वाली मेज अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। अनौरी ने एब्सिंथ को लुमियन की ओर खिसकाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आपने जो कहा उसके लिए चीयर्स। ये वास्तव में एक मैकेनिकल कैफे है, लुमियन ने खुद को इस जगह से परिचित कराया। उसकी निगाहें मेज की चौड़ी और मजबूत टांग पर टिकी थीं, उसे संदेह था कि वह खोखली है और एक भूमिगत नाली कॉन्ड्यूइट से जुड़ी है।
एब्सेंथ का एक घूंट लेते हुए और इसकी जानी पहचानी कड़वाहट का स्वाद लेते हुए लूमियन ने अपना ध्यान एक टांग वाली मेज की ओर लगाया। कोई बदलाव नहीं। यहाँ एक गिलास एब्सेंथ की कीमत 1 वर्ल्ड और है, अनोरी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। क्या ये काफ़ी महंगा नहीं है? साल द बाल ब्राइज और बेसमेंट बार केवल 7 लिक्स लेते हैं। उनकी गुणवत्ता लगभग समान है, लूमियन ने मन ही मन आलोचना की। 1 वर्ल्ड और 20 लिक्स के बराबर था। उस पल मलिन पीले चेहरे वाला चित्रकार, जो हमेशा थका हुआ लगता था लेकिन एक सुंदर व्यक्ति था, ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और साझा किया। मैंने सुना है कि त्रियजू में एक हाथी आया है। काफी असामान्य दृश्य है। मोटे अनोरी ने बुदबुदाया। हाथी के बारे में इतना दिलचस्प क्या है? यह मुझे पूरी तरह से सांसारिक मंडेन लगता है। काउंट पूफा धीरे से हंसा। तो क्या हम संसद और दो चर्चों के बीच चल रहे संघर्ष, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के लगातार लड़खड़ाने, प्रकाशनों की घृणित सेंसरशिप और लिकड़बिग्गों की तरह हमारा पीछा करने वाले गुप्त एजेंटों पर चर्चा करेंगे? अनोरी ने इस्तीफे में आह भरी। चलो बस उस हाथी पर टिके रहते हैं। ब्लैक कैट सदस्यों की हंसी के बीच काउंट पूफर ने अपना दाहिना पैर ऊपर रखा और प्रस्ताव दिया, चूंकि हमारे पास एक नया दोस्त है तो रहस्यवाद मिस्टिसिज्म के खेल में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? रहस्यवाद से जुड़ा एक खेल? लूमियन की भौहें फड़क उठीं। किस तरह का खेल? अरेटा, कवि ने अपनी पाइप पर चिंतनशील कश खींचते हुए पूछा। काउंट पूफर मुस्कुराया और कहा, एक खेल जिसे किंग्स पाई के नाम से जाना जाता है। मेज के चारों ओर हैरान भावों को देखते हुए काउंट पूफर हंसा और जारी रखा, क्या आप में से किसी का बचपन या परिवार नहीं है? क्या आपने ये खेल नहीं खेला है? नियम यह है कि किंग्स पाई को प्रतिभागियों की संख्या +1 के बराबर भागों में विभाजित किया जाए। बड़ा हिस्सा औपचारिक रूप से उस देवता या सम्मानित पूर्वज को समर्पित किया जाता है जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। शेष भागों में एक ब्रॉड बीन या सिक्का छिपा होता है। जो कोई भी इसे ढूंढता है वह दिन के लिए राजा किंग बन जाता है, दूसरों को आदेश जारी करने के लिए सशक्त होता है। स्वाभाविक रूप से इन आदेशों को तर्क की सीमा के भीतर रहना चाहिए। रहस्यवाद के पहलू में बलिदान में अतिरिक्त किंग्स पाई चढ़ाना शामिल है। लूमियन ने अनोरी, मलन और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली। इस विचार से उत्साहित और उत्सुक कि क्या समूह का कोई सदस्य बियॉन्डर्स था। बेशक उनमें से कोई भी नहीं लगा। 10 सेकंड से कुछ अधिक समय में काउंट पूफर के प्रस्ताव को लूमियन को छोड़कर सभी ने सहमति दे दी। उसने रसोई को किंग्स पाई भेजने का संकेत देने के लिए अपनी एक टांग वाली मेज पर संबंधित बटन को उचित संख्या में दबाकर शुरुआत की। कथित तौर पर यह मिठाई साउरॉन डायनेस्टी के युग से ही पसंदीदा रही थी। एग्लीस सेंट रॉबर्ट के भूमिगत हिस्से में इंक्विजिशन के दायरे में प्यूरिफायर्स की एक सभा चल रही थी। वैलेंटाइन, इम्र और उनके साथी प्यूरिफायर्स डीकन ऑन्गुलेम के कार्यालय में एकत्र हुए। हल्के सुनहरे रंग की शर्ट और पीली सफ़ेद पैंट पहने ऑन्गुलेम ने अपने हाथ में डोजियर उठाया और समूह को संबोधित किया। हमने पुष्टि की है कि काटिए द प्रिंसेस रूज में 50 रू विंसेंट पर मिला शव गियोम बेनेट का है, जो पूर्व वांछित पाद्रे था। सुनिश्चित करें कि पुलिस मुख्यालय बाजार जिले मार्केट डिस्ट्रिक्ट से वांटेड पोस्टर हटा ले। बाजार जिले का मामला प्यूरिफायर्स के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन वैलेंटाइन ने इसके बारे में सुना था। अंत में पुष्टि हो गई थी। औपचारिक नीला कोट पहने हुए वैलेंटाइन ने ऑन्गुलेम की ओर देखा और पूछा, डीकन, क्या गियोम बेनेट के हत्यारे की जांच में कोई प्रगति हुई है? फिलहाल कोई संदिग्ध नहीं है, ऑन्गुलेम ने जवाब दिया। उसके सुनहरे बाल, भौहें और दाढ़ी उसे एक प्रभावशाली आभा दे रही थी। उसने जारी रखा, हम जो पता लगा सकते हैं वह यह है कि घटनास्थल पर भस्मीकरण इंसिनरेशन के स्पष्ट संकेत थे और संभावना है कि गियोम बेनेट एक डिमेनेस के अभिशाप का शिकार हुआ। कम से कम एक सीक्वेंस 7 हंटर और एक डिमेनेस। यह एक असामान्य संयोजन है, इम्र ने टिप्पणी की, स्पष्ट रूप से अचंभित होकर। उसकी जानकारी के अनुसार डिमेनेस पाथवे का अनुसरण करने वाले अधिकांश लोग डिमेनेस परिवार से संबद्ध थे, जो एक दुर्जेय गुप्त संगठन था जिसे शायद ही कभी सहयोग की आवश्यकता होती थी। असामान्य होने का मतलब असंभव नहीं है, ऑन्गुलेम ने पलटकर जवाब दिया। एक प्योरीफायर डीकन के रूप में उसके पास इम्र, वैलेंटाइन और अन्य की तुलना में अधिक गोपनीय जानकारी और अनुभव था। उसने व्यक्तिगत रूप से डिमेनेस परिवार के 2 सदस्यों को मार गिराया था। वैलेंटाइन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। सुझाव देने से पहले एक पल के लिए विचार किया, क्या लूमियन ली इसमें शामिल हो सकता है? उसके पास एक ठोस मकसद है, लेकिन उसके पास शक्ति की कमी है, इम्र ने आपत्ति जताई। कॉडू छोड़ने के बाद वह इतनी जल्दी पायरोमैनियाक तक कैसे पहुंच सकता है? क्या उसे नियंत्रण खोने की चिंता नहीं है? इसके अलावा आपके विवरण के आधार पर एक पायरोमैनियाक भी गियोम बेनेट के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। वैलेंटाइन अपने अनुमान पर कायम रहा, इसीलिए उसने एक डिमेनेस से मदद मांगी होगी। क्या वह बदला लेने के लिए डिमेनेस परिवार में शामिल हो सकता था और फिर खुद एक डिमेनेस बनने में परिवर्तित हो गया? अगर यह सच है तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लूमियन ली अपने साथ महत्वपूर्ण समस्याएं लेकर चलता है
और आपने अराजकता बोने के लिए डिमेनेस परिवार के झुकाव का उल्लेख किया है। ऑन्गुलम ने सिर हिलाया। हमें इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मैं इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। इस बीच बाजार जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच तेज करें। अपना मन बना लेने के बाद उसने वैलेंटाइन को आश्वस्त किया, अत्यधिक चिंतित न हो। गियोम बेनेट को खत्म करने का कारण रखने वाला लूमियन ली अकेला नहीं है। शक्तिशाली बाउंटी हंटर्स, अरोरा ऑर्डर के आधिकारिक सदस्य और अन्य ईवल गॉड्स के बस्टोर्ड भी हैं। वैलेंटाइन ने संक्षेप में स्वीकार किया, अपनी समझ का संकेत देते हुए। हाल के बियॉन्डर मामलों पर उनकी चर्चा के बाद वैलेंटाइन और इम्र डीकन के कार्यालय से बाहर निकल गए, चाली के पास से गुजरते हुए जो खुद को एक यांत्रिक टाइपराइटर मैकेनिकल टाइपराइटर से परिचित करा रहा था, एग्लीस सेंट रॉबर्ट की ओर जाने वाली सुरंग की ओर बढ़ने से पहले। तुम्हें क्या लगता है कि अर्थ डिमेनेस हमें क्यों ढूंढ रही है? क्या उसने महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की है? इम्र ने अपने साथी टीम के साथी के साथ बातचीत करते हुए उत्सुकता से पूछा। वैलेंटाइन ने जवाब देने से पहले संक्षेप में विचार किया, क्या ये गियोम बेनेट की मृत्यु से संबंधित हो सकता है? इम्र दंग रह गया। क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि उसका डिमेनेस परिवार के साथ संपर्क था? इससे पहले कि वैलेंटाइन जवाब दे पाता, इम्र ने अपना सिर हिला दिया। यह असंभव है। डिमेनेस परिवार महिला असैसिन से नफरत करता है। अगर वे एक का सामना करते हैं तो वे निश्चित रूप से उन्हें खत्म कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।